सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सिंपल पेपर 2 दिया गया है। एक सिंपल पेपर ऑलरेडी पूरा हमने 2 घंटे के अंदर बनाकर आपको दिखा दिया है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दूसरा सिंपल पेपर का सेट है, सेट नंबर 2। इसमें भी टोटल 30 क्वेश्चंस है और इसको आज हम पूरी तरह से बनाकर आपको दिखा देंगे। एटलीस्ट मेरा मानना यह है कि इंपॉर्टेंट क्या होगा नहीं होगा उससे मतलब नहीं, लेकिन कम से कम एनसीईआरटी ने 2 बुक इशू की है, एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और एग्जाम्पल में 2 सिंपल पेपर दिए, तो कम से कम 2 सिंपल पेपर तो लगा ही ले, ये तो हमारा फर्ज बनता है एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट। तो पहला सिंपल पेपर तो हमने लगा लिया। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा आपको। आज हम सिंपल पेपर 2 करने जा रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। सरस्वती जी की वंदना करते हुए आज की पढ़ाई को हम स्टार्ट करते हैं और अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग देते हैं। शायद आपको हमारे छोटे से कंट्रीब्यूशन से अगर थोड़ा भी फायदा हो जाए तो आपके लाइफ में कुछ बदलाव दिखेगा। ठीक है सर, तो स्टार्ट करो। तो सबसे पहला सिंपल पेपर का हमारे पास स्टार्ट करते हैं और सेक्शन ए है, मैथमेटिक्स क्लास 10। पहला क्वेश्चन कहता है, अब आराम से देखते चलो, समझते चलो, दिक्कत नहीं हो। द नंबर ऑफ जीरोज, सबसे पहले आपको हमने बताया था कि अगर कहीं पर जीरोज लिखा हो या आंसर लिखा हो या सॉल्यूशन लिखा हो, तीनों का मतलब आपको क्लास 10th लेवल पर एक ही एज्यूम करके चलना है, उससे काम बन जाता है। ठीक है, कहता है एफ, एक ग्राफ दिया गया है आपके पास जिसमें कहता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी -2 से +2 तक। इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन कहता है कि ये ऐसा कुछ ग्राफ है आपके पास और ऐसे 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 ग्राफ। यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास -2, यहाँ पर है -4, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 2 और इधर कहीं बाहर है 4। और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपसे पूछे कि f ऑफ x का नंबर ऑफ जीरोज कितना है या सॉल्यूशन कितना है या आंसर कितना है, क्या आंसर है नहीं, कितने नंबर है, एक आंसर होगा, 2 आंसर होगा, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ आंसर्स आर देयर। तो f ऑफ x लिखा हो तो ये चेक करना होता है हमें कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है। अगर यही f ऑफ x की जगह f ऑफ y लिखा होता तो देखते कि वो जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है। f ऑफ y पूछे तो y एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है, f ऑफ x पूछे तो x एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो x एक्सिस पर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 जगह कट कर रहा है। तो f ऑफ x का आंसर होना चाहिए 4। अगर f ऑफ y पूछता तो एक जगह कट कर रहा है, 1 होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और कंडीशन जोड़ दिया गया है कि f ऑफ x की वैल्यू -2 से लेकर 2 तक में कितनी है, यानी -2 से लेकर 2 तक में कितनी बार कट कर रहा है। तो 1 और 2 बार ही कट कर रहा है, यानी इसका आंसर हो गया पहला A। अगर सीधा पूछता है f ऑफ x कितना है तो बोलते 1 2 3 4। f ऑफ y कितना है तो a। लेकिन f ऑफ x कितना है -2 और 2 के बीच में, तो -2 और 2 के बीच में सिर्फ 2 बार कट कर रहा है, तो एक यहाँ एक यहाँ, तो f ऑफ x की वैल्यू 2 हो गई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो ओवरऑल आपको कहानी समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन को बदल भी लिया जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिख लिया ना, अगर कभी हम नहीं हटे ना तो हम बीच में बताते वक्त हट लेते हैं, तो थोड़ा पीछे करके भी आप कहानी को समझ सकते हो। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि दी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस 3√3x² + 10x + √3 = 0। सबसे पहले आपने बचपन में पढ़ा होगा, नहीं सर बचपन में नहीं पढ़े हैं, क्लास 10th में पढ़े हैं। क्या पढ़ा होगा आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x बराबर -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ये ऐसा इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। यानी इस केस में a की वैल्यू है 3√3, b की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू है √3। तो यहाँ पर वो वैल्यू पुट करते हैं और इसमें स्पेशली जो हमारा अंदर का b² - 4ac होता है, इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, यानी डिस्क्रिमिनांट को हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं और ये होता है b² - 4ac। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस गिवन इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, तो d बराबर b² - 4ac। b की जगह है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर -4, a की जगह है हमारे पास 3√3,
इंटू सी की जगह है हमारे पास √3, ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस ये 4 इंटू 3 इज 12 और √3 मिलके 3 हो जाएगा, 12 3 जा 36, यानी डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू आ गई हमारे पास 64, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट एज 64। फिर इसी में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपने देखा था इसकी वैल्यू अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आए या इक्वल टू 0 आ जाए तो इसमें होता है रियल रूट्स होता है, और जब अगर यही लेस देन 0 आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो कहते हैं इस समय नो रियल रूट्स होता है, इस समय कोई रियल रूट्स होता ही नहीं है, इस समय क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ता। ये नहीं पूछ रहा था, हमसे सिर्फ पूछ रहा था डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू क्या होगी, यानी अंडर रूट में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसी को डिस्क्रिमिनांट करते हैं और उसकी वैल्यू 64 आ गई, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, समझ रहे हो चीजों को, थोड़ा बहुत जो पीछे की चीजें हैं उसको भी डिक्टेट करते रहे ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाए। और लास्ट सिंपल पेपर बनाने का हमने आपसे कहा था कि ये सिंपल पेपर बना के आप जब 2 सिंपल पेपर कर लोगे तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जहां हम ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करोगे, उस चैप्टर को उस एक्सरसाइज को स्पेशली फिर से वीडियो बना देंगे जहां कंफ्यूजन होगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आता है, और नहीं हुई तो आपके लिए समझ लो पूरा बुक एक बार रिवीजन हो गया। कहता है इफ 6/5, a, 4 आर इन AP, यानी 6/5, a, 4 जो है एक AP में है, तो पूछता है कि A की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं पहले वाले को हम टर्म 1 कहते हैं, जिसको लोग कि कोई लोग इसको T1 से डिनोट करते हैं, हम A1 से डिनोट करते हैं, दूसरे वाले को A2 से, तीसरे वाले को A3 से, जो T1 T2 T3 से करता है वो ऐसे कर लेना, मत कहना कि क्या बता दिया सर आपने, हमने तो T1 T2 T3 किया था। तो उसकी जगह आप A1 A2 A3 भी कर सकते हो, ये दोनों तरीके से हम टर्म को मानते हैं। तो हम जानते हैं कि AP वो होता है जिसका कॉमन डिफरेंस, यानी पहले में आपने D निकाला A2 माइनस A1 करके, और दूसरे में आपने D निकाला A3 माइनस A2 करके, यानी इसको इससे माइनस किया तो एक D निकला, इसको इससे माइनस किया तो दूसरा D निकला, इसको D1 बोल देते हैं, इसको D2 बोल देते हैं। और हम जानते हैं एज इन AP, जब AP होता है ये जो D है उसको हम सिंपल भाषा में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और कोई भी टर्म AP में तभी होता है जब दोनों का हर जगह का कॉमन डिफरेंस बराबर हो, यानी A2 माइनस A1 जो है A3 माइनस A2 के बराबर हो जाए। A2 की जगह है हमारे पास A माइनस A1 की जगह है 6/5 इज इक्वल टू A3 की जगह है हमारे पास 4 माइनस A2 की जगह है हमारे पास A, यानी A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी D1 बराबर D2 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, A की वैल्यू निकाल लेंगे, बात खत्म। क्योंकि कॉमन डिफरेंस AP में सेम होता है ना सर, तो AP में जब सेम होता है तो दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाला, इन दोनों का इक्वल कर दिया, ये A इधर आएगा तो A प्लस A बन जाएगा, माइनस में है और वो उधर जाएगा तो 4 प्लस 6/5 हो जाएगा। 2A इक्वल्स टू नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, 5 एलसीएम लोगे 20 प्लस 6 हो जाएगा, तो 2A बराबर 26/5 हो जाएगा। तो A बराबर 26/5 इंटू 2 हो जाएगा, ये 13 आ जाएगा, यानी A की वैल्यू 13/5 आ गई, और ये C ऑप्शन में दिया हुआ है 13/5। बात खत्म है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं 4th नंबर पे, इसको लिख लो जल्दी से, जैसे ही पेज को पलटेंगे इसको इरेज कर लेंगे। तो ये बीच का जो टाइम है आपके लिए उस क्वेश्चन को लिखने का टाइम है, और हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि सिंपल पेपर जब भी बनाते हो तो एक बार तो हमारे साथ बना ही लो, एक बार तो हमारे साथ बना ही लो, लेकिन एक बार इस सारे क्वेश्चंस को लिख लो और खुद से भी बनाने की कोशिश करो, ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। इससे आप चीजों को आसानी से कोरिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे और एग्जाम में खुद से कर पाओगे। 90% बच्चे ऐसा कर लेते हैं कि सिंपल पेपर का क्वेश्चन देख लेते हैं और आंसर देख लेते हैं, चले जाते हैं। और मैथमेटिक्स में क्या प्रॉब्लम है कि जब आप देख के जाते हो ना तो उसको लिख नहीं पाते हो, तो इसलिए लिख के जरूर कर लेना जैसे भी करना हो। अब कहता है इन द फॉलोइंग फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल A जो है 70 डिग्री है, एंगल B जो है वो 60 डिग्री है, और दूसरा बना हुआ है हमारे पास PQR, इसमें किसी भी एंगल के बारे में नहीं बताया गया है। और कहता है ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल QPR से। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, और दूसरा साइड्स आर प्रोपोर्शनल। लेकिन इसको लिखने का एक तरीका होता है, सीधा मत लिख दो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ना ना ना, समझाते हैं कैसे। देखो पहले ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, A पहले यहाँ है तो यहाँ क्या है Q, यानी जो A एंगल है वो Q एंगल के बराबर है। फिर क्या है B, और यहाँ P,
यानी जो बी एंगल है वो पी एंगल के बराबर है, यानी ए अगर 70 है तो क्यू भी 70 है, अगर बी 60 है तो पी भी 60 है, और जो लास्ट में सी दिया हुआ है वो किसके साथ दिया हुआ है, आर के साथ, तो एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है, और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये 60 है, ये 70 है, ये 60 है, 70 60 130, तो बच गया 50, तो ये 50 हो जाएगा, तो ये भी 50 हो जाएगा। साइड्स प्रोपोर्शनल होता है तो एंगल ए के अपोजिट में, यानी यहां से लिखोगे एंगल ए बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल पी, और एंगल सी बराबर एंगल आर, ऐसे लिखा जाता है। साइड्स प्रोपोर्शनल, आंसर मिल गया इसका। फिर भी हम समझा रहे, कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल एबीसी और पीक्यू आर सिमिलर है, जिसमें आपको एंगल क्यू को मेजर करना है, तो एंगल क्यू हो गया 70 डिग्री, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन हम आपको ये समझा रहे हैं कि जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर हो तो देखना है कि एंगल ए के सामने क्यू है, यानी ए जो है क्यू के बराबर है, B के पास में P है तो B जो है वो P के बराबर है, और C के पास में R है यानी C जो है वो R के बराबर है। इस तरह से कोरिलेट करके हमने एंगल निकाल दिया और ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। साइड्स को प्रोपोर्शनल लिखना होगा तो A के अपोजिट में क्या है, BC, तो आपको Q के अपोजिट में देखना होगा PR, किसी को भी रेशियो में नहीं लिख दोगे तो BC अपॉन PR। फिर B के अपोजिट में क्या है, AC, और B किसके बराबर है, यहाँ पर B बराबर है P के, और P के अपोजिट में क्या है, QR। उसी तरह C किसके बराबर है, AB के, और C के बराबर में क्या है, R, R के अपोजिट में क्या है, PQ। तो साइड्स को प्रोपोर्शनल लिखना होगा तो A और Q बराबर है तो A के अपोजिट वाला BC लिखा तो Q के अपोजिट वाला PR ही लिखना पड़ेगा। B और P बराबर है तो B के अपोजिट वाला AC लिखा तो P के अपोजिट वाला QR ही लिखना पड़ेगा। उसी तरह C और R बराबर है तो C के अपोजिट में AB लिखा तो R के अपोजिट में PQ ही लिखना पड़ेगा। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये पूछ नहीं रहा था, आपको इसी से काम बन गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आगे जान लो। ट्रायंगल एक अच्छा चैप्टर है और 90% चीज डिलीटेड है। 6.1, 6.2, 6.3 आ रहा है, 6.1 में कुछ पूछ नहीं रहा है, 6.2 में BPT है और उसी BPT का एप्लीकेशन 3 में है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। इस बार ट्रायंगल फोर्थ क्वेश्चन हो गया, इरेज करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पे। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल देन द लेंथ ऑफ BC इज व्हाट। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इसके अंदर एक सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का मतलब इसके अंदर एक सर्कल है, यहाँ पर एक पॉइंट है M, यहाँ पर एक पॉइंट है Z अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, और यहाँ पर एक पॉइंट है L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है हमारे पास, यानी BZ की वैल्यू है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि BC की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले अगर आप याद करो, अगर आप वर्टेक्स A को लेके चलते हो तो AZ बराबर AM कह सकते हो। उसी तरह अगर आप वर्टेक्स B को लेके चलते हो तो BZ बराबर BL कह सकते हो। उसी तरह अगर आप वर्टेक्स C को लेके चल सकते हो तो CL बराबर CM कह सकते हो। कैसे कह सकते हैं सर, तो आपको याद होगा लाइन ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल एज अ टेंजेंट आर इक्वल, यानी ये हमारे पास एक क्या है, थ्योरम है। सिर्फ थ्योरम लिख के मत आना, ये लिख देना लाइन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये पूरा लाइन लिखना 1 मार्क्स का है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क्स में है तो लिखोगे, हम समझा रहे हैं तो हम 1 2 सब लेके चल रहे हैं। तो देखो यहाँ से AZ बराबर AM आया है, AZ की वैल्यू है 3 तो AM की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर आया है BZ इज इक्वल टू BL, BZ की वैल्यू है 4 तो BL की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आया है, देखो गौर करो, अगर ये पूरा 9 है, AC बराबर आप लिख सकते हो AM प्लस MC। AC है 9, AM है आपके पास 3 तो MC क्या हो जाएगा, उधर जाएगा 3 तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी ये 6 सेंटीमीटर है। और हमारे पास लास्ट आया है CL बराबर CM, क्योंकि CM 6 है तो CL भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब BC को आप लिख सकते हो BL प्लस LC। आपने BL की वैल्यू निकाल रखी है 4 सेंटीमीटर, LC की वैल्यू निकाल रखी है 6 सेंटीमीटर, यानी BC की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से चीजों को कोरिलेट करोगे तो ज्यादा टफ है नहीं, बस पढ़ते नहीं हो। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट पे आते हैं 6 नंबर पे।
कोरिलेट करते चलो, क्वेश्चन आंसर बना लो, आराम से बोर्ड का एग्जाम दे के आओगे। 10th का मैथ एक लौता ऐसा मैथ्स है जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू गेट आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100। ये अपॉर्चुनिटी ना तो आपको 12th में मिलेगी, लाइफ में कभी ग्रेजुएशन में भी नहीं मिलेगी। ये एक लौता अपॉर्चुनिटी है क्लास 10th में, कोशिश करो। 6 क्वेश्चन है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। ओए होए, अच्छा। फिर कहता है 9 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 9 की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो हम कहेंगे सर साइन का वैल्यू तो कहीं 1/3 हमने नहीं पढ़ा है, तो मेरे पास दूसरा तरीका है। क्या तरीका है? तो हमें पता है साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और यहाँ पर है 1/3, यानी कहीं न कहीं परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस 3 है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे चल रहा था। थीटा दिया हुआ है तो मान लेते हैं कोई भी एक एंगल थीटा है, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो सॉरी हाइपोटेनियस ये है, तो ये दिया हुआ है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस 3 है। इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपने पढ़ा है कि AC स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर बराबर 1 प्लस 9, दैट इज AC बराबर √10 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू √10 आ गई। फिर उसके बाद हमें निकालना है 9 कॉट स्क्वायर, तो 9 हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर, क्योंकि tan थीटा बराबर हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉट इसका उल्टा होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारे पास √10, परपेंडिकुलर क्या है 1, तो ये आया हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू 10 √10 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ पर हमारे पास 9 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 9, यानी 9 कॉट स्क्वायर थीटा की जगह डाल सकते हो, √10 तो डालोगे कॉट थीटा, उसका स्क्वायर है प्लस 9, तो √10 का स्क्वायर 10 इंटू 9 इज 90 प्लस 9 इज 99 आ जाएगा। 19 नहीं सॉरी 10 प्लस ही है ना, आंसर में कहीं कुछ गलती, 3 3 जा 9, ओ सॉरी बताओ क्या गलती है। अरे बकलोल, ये हाइपोटेनियस की वैल्यू है ना, तो हाइपोटेनियस की जगह 3 डालेंगे ना। अरे सर हम तो बोल ही रहे थे, कैमरा पे आप सुन नहीं पा रहे थे। अच्छा ठीक है। AB की जगह हमारे पास 1 है प्लस BC स्क्वायर, तो यहाँ से जाएगा तो BC स्क्वायर बराबर 3 3 जा 9 माइनस 1, दैट इज √8 आ जाएगा, तो यहाँ पर √8 आ जाएगा, यहाँ पर √8 आ जाएगा, यहाँ पर cot थीटा की वैल्यू √8 आ जाएगी, तो √8 का स्क्वायर हो जाएगा 8, और 9 8 जा 72 प्लस 9 इज 81, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन 81। समझ गए बात को? अब इसी में जो टैलेंटेड बच्चा होगा थोड़ा सा, वो क्या कहेगा कि हम सर डायरेक्ट 1 नहीं लिखेंगे, 1 के लिख देते हैं और 3 के लिख देते हैं, और यहाँ के लगा देते हैं और यहाँ के लगा देते हैं, और ओवरऑल जो आंसर आएगा हमारा यहाँ के अपॉन के, और ये के कट के ही आ जाए। क्या किया सर हमने बोला 1/3 जो है, ऐसा भी तो हो सकता है 3/9 रहा हो, जो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 कट के, क्योंकि रेशियो है, रेशियो में हमको तो पता नहीं कि ये फिक्स्ड ही वैल्यू है, तो के कोई ऐसा टर्म था जो दोनों में था जिसकी वजह से कट गया। तो जब इन दोनों का स्क्वायर यहाँ करोगे तो यहाँ भी के डालोगे, यहाँ भी के डालोगे, तो यहाँ भी के स्क्वायर होगा, यहाँ भी के स्क्वायर होगा, रूट से बाहर निकल के के बन जाएगा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखोगे तो √8 के लिखोगे, अपॉन 1 के लिखोगे, के से के कट जाएगा, √8 बन जाएगा। के में कंफ्यूजन है तो डायरेक्ट जो हमने बताया है उसको कर लो। आपको ये ओवरऑल करना था कि sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर ये था, हाइपोटेनियस ये था, उससे हमने हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस निकाल लिया, cot थीटा का जो भी फार्मूला था उससे हमें √8 मिल गया, इस वैल्यू में पुट कर दिया और आंसर हमारा 81 आ गया। जैसे भी आपको समझ में आया, बार बाकी बीच में थोड़ा सा कोरिलेट करके आपको समझाने की कोशिश की। अगर वो चीज आपको कंफ्यूज कर रही थी तो सिंपल तरीके से समझ लो। अगर के नहीं भी लिखोगे तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा 10th लेवल पे, लेकिन के लिख लोगे तो टीचर थोड़ा इम्प्रेस सा हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन होगा तो पूछ सकते हो। के लिखने से क्या होता है ना, टीचर समझता है अच्छा इस बच्चे ने ईमानदारी से पढ़ा है, तो बाद में ऊपर नीचे थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है ना, तो टीचर को लगता है ना बच्चे से गलती हो गया, जानता है ये। अच्छा चलो ठीक है, 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन में कहता है 2 कॉइन टॉस्ड। तो एक चीज याद रख लो कि जब भी 1 कॉइन टॉस्ड होगा तो आपको या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। जब 2 कॉइन टॉस्ड होगा, ये याद ही कर लो हम तो कहेंगे, तो ये हेड मिलेगा, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल मिलेगा। और अगर 3 कॉइन टॉस्ड होगा तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल,
टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, कितने देखो इसको निकालना है तो 2 का पावर 1, यानी इसका जो मैक्सिमम आएगा 2 आएगा, एक हेड आया एक टेल आया। इसका निकालना है तो 2 का पावर 2 यानी 4, तो 1 2 3 4 टोटल सैंपल स्पेस यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। 3 है तो हमेशा 2 का पावर 2, जो भी जितना भी नंबर ऑफ मैक्सिमम 3 आएगा तो 8, यानी 8 सैंपल स्पेस आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, एक क्या बचा, तो कहीं पर हमने हेड टेल हेड लिखा है, देख लो हेड टेल हेड नहीं लिखा है, तो ये 3 कॉइन टॉस की प्रोबेबिलिटी थी, ये 2 कॉइन टॉस की मैक्सिमम सैंपल स्पेस था और ये 1 कॉइन टॉस था। यहाँ पे कह रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, यानी ये वाली स्टोरी को पकड़ के चल रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट, देखो एट मोस्ट का मतलब होता है, एट मोस्ट कह रहा है 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड कहने का मतलब है या तो कोई हेड ना हो, या तो नो हेड हो तब भी चलेगा, या मैक्सिमम 1 हेड हो तब भी चलेगा। लेकिन अगर यही कहता एट लीस्ट 1 हेड, इसका मतलब है कि मिनिमम 1 हेड तो होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा, मोर देन 1 हेड होगा तब भी चलेगा। तो एट मोस्ट 1 हेड आने का क्या क्या संख्या है, तो एक सबसे ज्यादा 1 होना चाहिए, तो ये तो पहले ही नहीं होगा, यानी हेड टेल 1 हेड है, इसमें भी टेल हेड, और नहीं भी है तब भी चलेगा। समझो समझो, ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये छोटी सी बात है लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो जब भी कहे एट मोस्ट 1 हेड, यानी किसी में हेड नहीं भी है उसको भी कंसिडर करेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 हेड को कंसिडर करेंगे, यानी 0 हेड भी चलेगा और 1 हेड चलेगा। लेकिन एटलीस्ट बोले तो कम से कम 1 हेड होना चाहिए, और उससे ज्यादा जितना भी होगा वो हो जाएगा। अगर एटलीस्ट का कंडीशन लिखते तो क्या होता, हेड 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 टेल और टेल हेड, ये 3 से बनता है इसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और इसमें ये 3 बना, देखो दोनों में अलग अलग है, टेल टेल वाला इसमें बना और टेल टेल वाला इसमें हट गया, यानी 1 हेड एटलीस्ट का मतलब कम से कम 1 हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा चलेगा। मोस्ट मतलब 1 हेड सबसे ज्यादा, उससे कम नहीं भी है हेड तो चलेगा। तो अब इसमें कह रहा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, तो ऊपर में लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आप लिख दोगे अपॉन टू, जानते हो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जिसको थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में लोग सिंपल स्पेस भी लिख देते हैं, तो या तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखो या सिंपल स्पेस लिखो। तो यहाँ पर बोलोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 आउटकम्स है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या तो हेड 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 टेल या टेल हेड या टेल टेल है, यानी 3, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड इज 3/4, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन 3/4। इसको लिखो। अब नेक्स्ट चिपकाने से पहले हम जो पॉज करते हैं, पॉज करके आपको चिपका देते हैं ताकि टाइम का थोड़ा भी वेस्टेज ना हो। जल्दी लिखो, इस सबको इरेज करेंगे इसलिए अभी लिख लो, जब पॉज खोलेंगे तो खत्म हो चुका होगा ये सब, जल्दी लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है अ बैग कंटेन्स 40 बॉल्स, यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो है 40, आउट ऑफ विच सम आर रेड सम आर ब्लू एंड रिमेनिंग आर ब्लैक। कुछ रेड है, कुछ ब्लू है, कुछ ब्लैक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज 11/20 and that of blue ball, and probability of getting blue ball is that of 1/5. then what is the number of black ball, हमसे पूछ रहा है number of black balls कितना होगा। तो सबसे पहले देखो हमारे पास दिया हुआ है probability of red balls, इसकी जगह लिख सकते हैं probability of red balls is number of red balls upon total नंबर ऑफ बॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी की जगह है 11/20। नंबर ऑफ रेड बॉल्स की जानकारी नहीं है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दिया हुआ है 40। इसको इधर लेकर आओगे तो 11 × 40/20 इज नंबर ऑफ रेड बॉल्स, यानी 20 2 जा 40, यानी 22 इज दी नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज 22। खत्म कहानी।
अब कह रहा है ब्लू बॉल की निकालनी है हमें, तो यहाँ पर लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फिर यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स की जगह 1/5, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स पता नहीं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 40 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 40/5 दैट इज 5, 8 जा 40 इज द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, यानी ब्लू बॉल्स का नंबर मिल गया, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज 8। अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, तो हम क्या कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमें पता है, तो यहां से हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक बॉल्स, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 40 है, नंबर ऑफ रेड बॉल 22 है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल 8 है, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो यहां से इन दोनों को ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा, इधर आके -30 इज नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। यहां से बोल दोगे कि हमें नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स मिल गया 10। सिर्फ ये पूछ रहा था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स बताओ, तो आप कहते हैं नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज 1/4 आता, लेकिन ये पूछ नहीं रहा था, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स पूछ रहा था, तो ये क्वेश्चन भी खत्म। तो प्रोबेबिलिटी के अच्छे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जिसमें से कोई ना कोई तो गिरेगा ही। तो ये सब इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में लास्ट में हमने मीन और मोड सीखा था, इसमें हो सकता है मीडियम सीखने मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, इसके 15 दिखाएंगे, जीरोस है यानी अल्फा की वैल्यू है -3 और बीटा की वैल्यू है 4, और हम जानते हैं कि हमारा जो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट भूल जाए तो ऐसे करेगा, x बराबर अल्फा मान लेगा और दूसरा x बराबर बीटा मान लेगा, इसको इधर लेकर आएगा तो x माइनस अल्फा इधर लेके आएगा तो x माइनस बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, x से x मल्टीप्लाई होके x², x से बीटा मल्टीप्लाई होके माइनस बीटा x, अल्फा इंटू x बराबर माइनस अल्फा x और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, यहाँ से माइनस x कॉमन ले लेगा तो आपको बच जाएगा बीटा प्लस अल्फा बीटा, वही चीज लिखा है हमने। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है, हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हुज जीरोस दिया हुआ है, अगर सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होता तो अलग बात हो जाती, समझा देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे यानी -3 + 4 इज 1 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालोगे -3 इंटू 4 इज -12 आ जाएगा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 इंटू x प्लस अल्फा बीटा की जगह -12, तो ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये 1 नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, और एक प्लस माइनस माइनस बन गया, ठीक है। अब इसी में एक हमारे पास 15th नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देख लो, इसी के साथ समझा देते हैं 15th नंबर को ताकि प्रॉब्लम ना हो। देखो 15th नंबर में क्या कह रहा है, देख लो। यहाँ पर 15th नंबर में कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, इसको लिख लो। 15th नंबर में कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट आर, यानी आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -3/2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर यही लिखना है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह डाल दोगे √2 इंटू x प्लस अल्फा बीटा की जगह डाल दोगे -3/2 इज इक्वल टू 0 डालना है। फिर यहाँ से बोलोगे x² माइनस √2x माइनस 3/2 इक्वल टू 0, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर। यहाँ से एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम होगा, तो ये बन जाएगा 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये दो नंबर में सम और प्रोडक्ट दिया हुआ था, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया गया था, तो इक्वेशन निकाल लिया हमने 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 इक्वल टू, और नीचे मुझे 2 था उधर ले गया, 0 हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। यानी 15 क्वेश्चन भी हमने इनडायरेक्टली आपको बता दिया, और इसमें हमारे पास इसमें हमारे पास
जीरोस दिया हुआ था, इसमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ था। इन दोनों को कोरिलेट करके रखना है। जीरोस दिया हुआ है यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई है, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू दी गई है। तो इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी बता दिया और क्वेश्चन नंबर 9 भी बता दिया। तो फिर 15 को दोबारा नहीं बताएंगे। हाँ सर दोबारा क्यों बताओगे, हमें तो सीखने से मतलब है, दोनों लिख लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो इस तरह से देखोगे तो बहुत मजा आएगा, पढ़ने में दिक्कत होने वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। 10 में देख लो, कहता है एक प्रोबेबिलिटी को डिनोट कैसे करोगे। तो एक बात समझ लो कि प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1। यानी किसी की भी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है अगर किसी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 है, यानी इसको हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। अब इसका क्या मतलब, जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऑरेंज कैंडी है, ऑरेंज कैंडी है, और आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेमन कैंडी, तो कितनी बार भी आप इसमें से चॉकलेट निकालोगे तो कभी भी लेमन कैंडी नहीं निकलेगा, यानी 0। अगर इसी में पूछ दे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज कैंडी, तो आप बोलोगे भैया जब भी निकालेंगे ऑरेंज कैंडी ही निकलेगा, यानी 1 प्रोबेबिलिटी होगी। और जब भी किसी की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं सर्टेन इवेंट। यानी इस क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्ट हो गया सी, कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ा और उसके बराबर या 1 से छोटा या उसके बराबर, यानी 0 और 1 के बीच में ही किसी की प्रोबेबिलिटी लाई करेगी। 0 भी होगा तो इसको इम्पॉसिबल, 1 होगा तो उसको सर्टेन इवेंट, या 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1 पॉइंट समथिंग नहीं होगा और निगेटिव में नहीं होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल हो गया इवेंट और ये हो गया सर्टेन इवेंट। और दूसरी चीज जान देना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टू बी हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टू बी नॉट टू बी हैपन इज 1। एक और ये भी चीज होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अगर हमने बोल दिया कि आपका बर्थडे फरवरी में होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 - 3/4। किसी की होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है, ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 1 में से माइनस कर दो, या किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है और होने की प्रोबेबिलिटी पूछे तब भी 1 में से माइनस कर लो, वो निकल जाएगा। इन दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम होना और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। प्रोबेबिलिटी और मैक्सिमम आपको यही सब चीजें पूछी जा सकती थी। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी का जो अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तो हमने बता ही दिया। ये बेसिक चीजें था। सर्टेन इवेंट किसको कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट किसको कहते हैं। तो सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया, 10 क्वेश्चन। अब हम सेक्शन बी पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। इधर वाला आपने लिख लिया होगा जैसा हमें लगता है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं ताकि टाइम का वेस्टेज ना हो। अब हमारे पास कह रहा है कि which of the following can be the nth term of an AP। अब पूछ रहा है 11th नंबर क्वेश्चन में कि a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का कुछ वैल्यू डाला, d का कुछ वैल्यू डाला, तो a n बराबर 3n प्लस 1 ठीक है, या a n बराबर 2n² प्लस 3 ठीक है, या an बराबर n³ प्लस n ठीक है। चेक करके बताओ कैसे करोगे। तो आप एक काम करो, n की वैल्यू पहले 1 डालो, तो an बराबर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 1, यानी a1 बराबर आ गया आपके पास 3 इंटू 1, 3 प्लस 1 इज 4। फिर n की वैल्यू 2 डालो, ठीक है। n की वैल्यू जब 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, a2 बराबर 3 इंटू 2, 6 प्लस 1 7। फिर n की वैल्यू 3 डालो, तो जब n की वैल्यू 3 डालोगे तो 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। अब देखो a1 ये है, a2 ये है, a3 ये है, यहां से d निकालो तो a2 माइनस a1 करोगे तो बोलोगे 7 माइनस 4 इज 3। यहां से d निकालोगे तो a3 माइनस a2 करोगे तो बोलोगे 10 माइनस 7 इज 3, यानी इसका d क्या आ रहा है, सेम। तो ये यस, इट इज एन एपी, ये एपी का फॉर्मूला है, यानी पहला वाला करेक्ट। दूसरा चेक कर लेते हैं। अगर मान लो a की जगह 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। n की जगह 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11 आ जाएगा। 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 प्लस 3 21 आ जाएगा। अब अगर आप d निकालोगे इन दोनों में तो 11 माइनस 5 करोगे तो 6 आएगा, और इन दोनों में निकालोगे तो 21 माइनस 11 करोगे 10 आएगा। d1 नॉट इक्वल टू d2 है,
तो ये एपी में नहीं है, नॉट एपी, क्योंकि एपी में होने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस का सेम होना जरूरी है। उसी तरह यहाँ 1 की वैल्यू डालोगे तो 1 का क्यूब 1 + 1 इज 2, 2 अगर डालोगे तो 2 का क्यूब 8 + 2 इज 10, अगर 3 डालोगे तो 3 का क्यूब 3 3 9 3 27 + 3 इज 30। यहाँ पर भी d निकालोगे तो 8 आएगा, यहाँ पर d निकालोगे तो 20 आएगा, यानी यहाँ पर भी जो d1 है वो d2 के बराबर नहीं है, यानी ये भी AP में नहीं है। तो पूछ रहा था कौन AP में होगा, तो an = 3n + 1 जो है वो AP में होगा। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। टाइम कितना निकाल लिया हमने टाइम निकाल लिया 35 मिनट। चलो इसको उससे भी पहले करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितनी जल्दी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में है हमारे पास कि आर दिस एंड दिस पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है पॉइंट्स दैट लाइज ऑन द सेम लाइन। जैसे हमारे पास एक पॉइंट है P -3, -3, एक पॉइंट है हमारे पास Q -3, 2, एक पॉइंट है हमारे पास R -3, 5। पूछ रहा है क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, यानी एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास एक पहले तरीका होता था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे कोऑर्डिनेट फार्मूला से, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता था तो हम कहते थे कोलिनियर होगा। लेकिन क्योंकि वो टॉपिक डिलीटेड है, इस बार सीबीएसई में आ नहीं रहा है, तो वो लॉजिक लगा नहीं सकते। तो आपको पहले निकालना होगा डिस्टेंस ऑफ PQ। जब डिस्टेंस ऑफ PQ निकालोगे फिर QR निकालना होगा डिस्टेंस, फिर उसके बाद PR निकालना होगा। कहना होगा इन दोनों के डिस्टेंस का सम अगर इसके बराबर है तो कोलिनियर है, नहीं है तो नहीं है। PQ निकालोगे डिस्टेंस तो x1 ये ले लोगे, y1 ये ले लोगे, x2 ये ले लोगे, y2 ये ले लोगे। तो बोलोगे x2 - x1 यानी -3 और माइनस ऑफ फार्मूला जानते हो ना, डिस्टेंस फार्मूला जानते हो ना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से डिस्टेंस निकालोगे तो -3 और माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस ऑफ -3 ये प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, देखो ना -3 पहले डाला, फिर माइनस ऑफ -3 प्लस बन गया, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 और ये माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, यानी 25 बाहर निकलेगा 5 बन के। उसी तरह आप निकालोगे डिस्टेंस ऑफ QR निकालोगे तो x2 की जगह अब ये हो जाएगा, x1 की जगह ये हो जाएगा, ये सब कहानी बदल जाएगी। तो अब ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो -3 और माइनस ऑफ -3 यानी फिर +3 का होल स्क्वायर प्लस -5 -2 कितना हो गया, √0 स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर दैट इज √49 दैट इज 7, यानी डिस्टेंस ऑफ QR आया 7, डिस्टेंस ऑफ PQ आया 5। अब हम निकालने जा रहे हैं डिस्टेंस ऑफ PR। तो इसका डिस्टेंस निकालोगे तो इस समय अब x1 ये, y1 ये सब दिमाग में कर लोगे, एग्जाम में लिखोगे नहीं बार बार, और x2 ये, y2 ये, तो x2 माइनस x1 यानी -3 + 3 फिर से 0 हो जाएगा, प्लस y2 -5 माइनस ऑफ -3 y1 का होल स्क्वायर, यानी यहां से आपको डिस्टेंस ऑफ PR जो मिला वो मिला √0 का स्क्वायर प्लस ये -5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास -2 का होल स्क्वायर यानी 4 आ गया, यानी 2 बाहर निकल गया। अब देखो जरूरी नहीं है कि इन्हीं दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल हो, कोलिनियर है। तो देखो 5 और +2 क्या हो रहा है, QR के बराबर, यानी पॉइंट को बदल लोगे, समझना है। यानी यहां से आप बोलोगे डिस्टेंस ऑफ PQ प्लस PR, यानी PQ प्लस PR, यानी यहां ऐसा रहा होगा QP प्लस PR कितना है 7, और डिस्टेंस ऑफ QR कितना है 7, यानी किसी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालकर किसी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, फिर अगला पहले तो शुरू में नॉर्मल पॉइंट मान लो, अब ये PQ का निकाला, QR का निकाला और PR का निकाला। अब देखो कि किसी भी दो को उठा करके तीसरे के बराबर है, तो हाँ ये 5 है, ये 2 है, 5 2 7, तीसरे QR के बराबर है, यानी पॉइंट कुछ ऐसा रहा होगा। अब बोल दोगे यस
इट इज कोलिनियर, क्योंकि इन दोनों का सम इस तीसरे के बराबर हो रहा है। और ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट कहां पर है? तो डिस्टेंस निकाल के कोरिलेट करेंगे। पहले तो नॉर्मल PQR ले लिया था हमने, फिर देखा कि ना 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 PQ प्लस PR जो है वो QR के बराबर है, यानी कहीं ना कहीं पॉइंट QPR रहा होगा, तो सो इट इज कोलिनियर। समझ गए आगे बात? आपको अगर ये लाइन नहीं बनाना है तो डायरेक्ट इन दोनों को मिलाकर डिस्टेंस निकालो, फिर इन दोनों को मिलाकर डिस्टेंस निकालो, फिर पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, तीनों को मिलाकर डिस्टेंस निकालो। देखो किसी दो का सम तीसरे के बराबर है तो कोलिनियर, अगर ऐसा लॉजिक नहीं बन रहा है तो कोलिनियर नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 12 भी कंप्लीट हो गया। इरेज करें इसको, हासिल कर दो, टाइम को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। समझा भी पा रहे हैं आपको, अगर कंफ्यूजन होगी तो आप हमें बताओगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम उसी समय समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कहता क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ट्वाइस यानी क्या है? दो बार टॉस कर रहे हैं। क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अब ट्वाइस मतलब हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये पहले लिख लेना है। अब कहता है एंड द आउटकम्स इज नोटेड एवरी टाइम्स। आउटकम्स नोट कर लिया। कैन यू से दैट हेड मस्ट कम वंस इन 2 टॉसेस, जस्टिफाई योर आंसर। तो कहोगे नो, it is not possible that head must come once in 2 tosses। जरूरी नहीं है कि a coin is tossed twice, एक क्वाइन को 2 बार टॉस, अर्थ नहीं, ये नहीं है। a coin is tossed twice, a coin, समझो कंफ्यूज नहीं करना, ये हमने आ नहीं देखा। एक क्वाइन को 2 बार टॉस किया गया, 1 2, ठीक है ना? ठीक है। क्वाइन टॉस्ड 2 टाइम्स। समझो क्या है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। जब भी एक क्वाइन को टॉस किया गया एक बार, अगर एक क्वाइन को 1 क्वाइन टॉस्ड वंस, अगर एक बार टॉस करोगे तो हो सकता है वो एक बार में हेड आए या टेल आए, लेकिन 2 बार टॉस करोगे तो हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, या एक बार हेड एक बार टेल आ जाए, या एक बार टेल एक बार हेड आ जाए, या दोनों बार टेल आ जाए। तो कहता है नो, इट इज नॉट पॉसिबल दैट वन मस्ट कम्स दैट हेड मस्ट कम्स वंस इन 2 टॉस। 2 टॉस में जरूरी नहीं है कि एक ना एक हेड आए ही आए, हो सकता है कि ये टेल आ जाए दोनों टॉस में। जस्टिफाई योर आंसर तो बोल दोगे कि नहीं, जरूरी नहीं कि हेड आ ही आए, ये तीनों पॉसिबिलिटी में है कि हेड आ रहा है, लेकिन हो सकता है 2 बार टॉस करे दोनों बार टेल ही आ जाए। तो नो, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th नंबर में आते हैं। 14th में कहता है अ डाई इज थ्रोन वंस। एक डाइस को एक बार थ्रो किया गया है। डाई इज थ्रोन वंस, यानी क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, क्योंकि डाइस में नंबर होता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, यानी नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, कितने प्राइम नंबर है? तो 1 2 है, 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉट प्राइम, 1 3 है और 1 5 है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी, इज इट ट्रू दैट प्रोबेबिलिटी, तो देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर जो होगा वो क्या होगा? 3 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है और टोटल 6 है, 1/2। इज इट ट्रू? नो, इट इज रॉन्ग, क्योंकि 1/2 होगा न कि 2/3 होगा। समझ गए क्वेश्चन को? क्योंकि एक जब आप एक डाइस को थ्रो करोगे तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। उसमें पूछ रहा प्राइम नंबर, तो 2 3 5 प्राइम नंबर है, एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 है, टोटल 6 नंबर है, तो 3/6 1/2 आएगा। और कोई आंसर बना के रखा है 2/3, तो आप बोलोगे ना ना ना, ये बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता कि 2/3 आएगा। तो देखो 13 हो गया, 14th हो गया, समझ में आया? हाँ सर, अच्छे से समझ में आया। 15th ऑलरेडी डन है, अभी बताया था हमने, तो 15th तो हम फिर से बताएंगे नहीं। अब 15th डन हो गया, ये पेज खत्म हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको लिख लोगे, समझ लोगे, जान लोगे। 15th ऑलरेडी डन है, तो दोबारा करने की हमें जरूरत नहीं, अभी बना के दिखा दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 यानी सेक्शन सी पे। लिख लो इसको, हम पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। लिख लो।
पानी पी लिया हमने। अब हम 16 पे आते हैं। 13 14 तो समझ में आ गया सर, 15 आप बता चुके हो। 16 में कहता है सेक्शन सी में 16 क्वेश्चन कहता है राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर है 357 अपॉन 5000 इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n, यानी डिनोमिनेटर को फैक्टर करना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को फैक्टर करना होगा तो पूरा 5000 को नहीं करोगे। देखो तो 5000 को लिख सकते हो ऐसे 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। देखो 1 2 3 0 है तो 10 10 10 3 बार 5 लिख दिया। 5 का फैक्टर 5, 10 का फैक्टर 5 इंटू 2, 10 का फैक्टर फिर से 5 इंटू 2 और फिर 10 का फैक्टर 5 इंटू 2। कितने 5 हो गए? 1 2 3 4, यानी हम 5000 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 इंटू 1 2 3 2 टू द पावर 3। खत्म। तो कहता है राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर दिस इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, तो 5 टू द पावर 4 2 टू द पावर 3 के फॉर्म में लिख दिया। अब कहता है m एंड n आर नॉट नेगेटिव। सही बात है, m 4 है, n क्या m की जगह क्या आया है? m की जगह आया है 3, n की जगह क्या आया है? 4, क्योंकि जो 5 का पावर है वो n है और जो 2 का पावर है वो m है। ठीक, हेंस राइट द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बिना डिवाइड किए हुए इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखो। पहला तो ये बात लिखो, लिख दिया। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है 357 अपॉन, इसको 5 इंटू 1000 लिख सकते हैं। 5 से काटोगे तो 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 2 इज द कैरी, 5 4 जा 20, यानी ये आ गया 71.4 अपॉन 1000। डेसिमल ऑलरेडी यहाँ है, 1000 में 1 2 3 जीरो है तो 3 डेसिमल प्लेसेस आगे बढ़ोगे तो 0.0714 हो जाएगा। ये भी आंसर खत्म। समझ में आ रही है चीजें? डेसिमल में लिखना था बिना डिवाइड किए, बिना डिवाइड किए लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। अब हम 17 पे आते हैं। 17 में कहता है कि इफ x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है, और किसका फैक्टर है? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 16 का, और दूसरा दिया हुआ है b बराबर 4a। आपको बताना है a की वैल्यू कितनी होगी और b की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले फैक्टर होने का मतलब क्या है? जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख लो तो x बराबर 2 आ गया। अब ये 2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो तो 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 16 को भी फैक्टर है तो ओवरऑल कट फुट के 0 आता है, ये हम जानते हैं। 2 का क्यूब हो गया 8, 2 का स्क्वायर 4 और a प्लस 2b प्लस 16 इज 0, 8 6 14 हो गया 4a प्लस 2b प्लस 24 इज 0। हमारे पास b इक्वल टू 4a दिया हुआ है तो 4a प्लस 2 इंटू b की जगह डाल दिया 4a, क्योंकि 4a दिया हुआ है, प्लस 24 इज 0। ये हो गया 4a प्लस 8a इज इक्वल टू माइनस 24। ये आ गया 12a इक्वल टू माइनस 24, तो a इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 12 दैट इज माइनस 2 आ गया, यानी a की वैल्यू आ गई माइनस 2। अब b का वैल्यू पूछ रहा था तो b इक्वल टू 4 इंटू माइनस 2 दैट इज b इक्वल टू माइनस 8। तो a की वैल्यू आ गई माइनस 2, b की वैल्यू आ गई माइनस 8, क्योंकि x माइनस 2 एक फैक्टर था और b बराबर 4a दिया हुआ था। तो 17 भी हो गया। 18 पे आते हैं, लिख लो इसको फास्ट। लिख लिया? हाँ सर। समझ रहे हो ना चीजों को? देखो इसलिए हम सिंपल पेपर बना रहे हैं ताकि जो चैप्टर में डाउट हो ना वो भी यहाँ क्लियर हो जाए, क्योंकि हर क्वेश्चन टकरा रहा है सिंपल पेपर में, हर चैप्टर के क्वेश्चन है तो कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अ चाइल्ड एज इन 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड बी एक्स। चाइल्ड का प्रेजेंट एज x है। 3 ईयर एगो, 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले, अगर अभी 15 साल का है तो 3 साल पहले 12 साल का होगा, यानी x माइनस 3 होगा अगर x का है तो। फिर कहता है 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल बाद, तो अभी x है तो 5 साल बाद x प्लस 5, 5 साल उम्र बढ़ जाएगी। उसका रेसिप्रोकल, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल यानी 1/x माइनस 3 प्लस
1/x+5 और इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम जो है वो 1/3 है। अब x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से बोलोगे x - 3 x - 5 इज इक्वल टू 1/3, एलसीएम हो गया, यहाँ बचा x+5 प्लस x - 3, यहाँ से आ गया x प्लस x इज 2x प्लस 8 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो x², फिर इससे करोगे तो -5x, फिर इसको इससे करोगे तो -3x, फिर इसको इससे करोगे तो माइनस प्लस 15, 5 3 15 इज 1/3। आगे बढ़ोगे तो ये हो गया 2x प्लस 8 अपॉन x² -5x - 3x इज -8x प्लस 15 इज 1/3। ये फाइनल इक्वेशन बन गया है। नीचे वाला हटा देते हैं ताकि हमारे लिए जगह बच जाए। इरेज कर दे, हाँ सर कर दो। अब यहाँ से आगे बढ़ोगे तो ये इक्वेशन बन के आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको इधर तो ये हो जाएगा हमारे पास, नहीं 8 कैसे आया, हमने लिखा 1/x - 3 प्लस 1/x+5, एलसीएम लिया x - 3 एंड x+5 तो ये हो गया x+5 प्लस x - 3 इज 1/3। ठीक, तो ये घट जाएगा तो 2x + 2 आ जाएगा, नॉट 8। देख लो 2x + 2 अपॉन x² प्लस 5x माइनस 3x, ओके हम +5 है, गलती नहीं समझना। देखो इक्वेशन जो था उसको फिर से इसको समझ लो, कंफ्यूज नहीं करना, 2 मिनट लग जाएगा तो लग जाएगा। कह रहा था कि एक बच्चा है जिसकी एज x है, प्रेजेंट एज 3 साल पहले x - 3, 5 साल बाद x+5, इन दोनों के एज के सम का रेसिप्रोकल का सम जो है वो 1/3 है। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो x - 3 और x + 5 आएगा, तो यहाँ बचेगा x+5 प्लस x - 3, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर में 2x और +5 - 3 इज +2 अपॉन, यहाँ हो जाएगा इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे x², इसको इससे करोगे, यहाँ पर हम गलती से -5 लिख दिया था हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा -3x, फिर इन दोनों को कर लिया, इसको इससे कर लिया, इसको इससे करोगे तो +5x, घबराना नहीं है, इसको इससे किया x², इसको इससे किया +5x, इसको इससे किया -3x, इसको इससे किया तो -15 इज इक्वल टू 1/3, यानी इक्वेशन बन के आया 2x + 2 अपॉन x², इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो +2x - 15 इज 1/3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? शुरू में गलती से हमने x - 5 लिख दिया था, x+5 की जगह पे। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये इधर तो बन जाएगा 3 × 2x + 2 इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 15, ये 6x + 6 इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 15, इन सबको उधर लेके जाओगे तो x² प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6, ये दोनों उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये x² ये बन जाएगा -4x और ये बन जाएगा 15 6 21 21 से 21 को लिख सकते हो 7 × 3 तो -7x प्लस 3x माइनस 21, x कॉमन लोगे तो x - 7 प्लस 3 कॉमन लोगे तो x - 7, यानी x बराबर आ गया -3 और x बराबर आ गया +7। एज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, यानी उसका जो एज है वो 7 साल है। 3 साल पहले उसका एज हो जाएगा 7 में से 3 गया 4 और 5 साल बाद उसका एज हो जाएगा 12 और 1/4 प्लस 1/12 करोगे 12, एलसीएम होगा 3 + 1 यानी 4/12 दैट इज 1/3 आ गया उसका सम का, रेसिप्रोकल का सम 1/3 जो दिया गया था। ठीक है, पहले हमने गलती से x - 5 लिख दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 इसको लिख लो। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो उसको संभाल लेना आप। वैसे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक आपके लिए ना रहे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, 19 में है 6a² x² माइनस 7abx माइनस 3b² इज इक्वल टू 0। 6a² x² माइनस 7abx माइनस 3b² इज इक्वल टू 0। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x की वैल्यू निकालनी है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जानते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो पहले हम निकाल लेते हैं b² माइनस 4ac की कितनी वैल्यू आती है, तो b की जगह हमारे पास है -7ab का होल स्क्वायर, x के साथ जो लगा होता है वो b होता है, माइनस 4a जो x² के साथ लगा होता है तो 6a² इंटू c की जगह है हमारे पास -3b², साइन के साथ लेते हैं तो माइनस तो स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा 49a² b² मिल जाएगा ये
और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 6 4 जा 24, 24 3 जा 4 3 जा 12, 24 into 3 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 and 1 7, 72 आ जाएगा। 72 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 9 2 11, 7 4 11 1 12, 121 a स्क्वायर b स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ये निकाली है, तो अंडर रूट कर देंगे तो 121 a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी ये आ गया लगभग हमारे पास 11 का स्क्वायर 121, a स्क्वायर बाहर निकला a बन के, b स्क्वायर बाहर निकला b बन के, यानी यहां से आपको मिल गया माइनस b की जगह क्या है? माइनस 7ab प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डायरेक्ट आया है 11ab अपॉन 2 और a की जगह है 6a स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां से x की वैल्यू निकालोगे, यानी हमने ये जो वैल्यू निकाली थी वो समझ गए हो, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली, कैसे समझ गए? हाँ सर समझ गए। लिख लो इसको हटाकर, यानी यहाँ से आपको अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली तो 11ab आया, तो x बराबर एक बार हमने डाला माइनस माइनस बिन के प्लस ab, यहाँ है प्लस माइनस, तो एक बार प्लस लेके चलते हैं 11ab अपॉन 12a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x बराबर 11 7 18 ab अपॉन 12a स्क्वायर। यहाँ से a से a कट जाएगा, 4 3 जा नहीं 4 नहीं 3 4 जा 3, 6 जा 2, 3 जा 2, 2 जा, यानी x बराबर आ गया 3/2 b अपॉन a। एक बार लोगे x बराबर प्लस 7ab और प्लस जो लिया था उसकी जगह माइनस 11ab अपॉन 12a स्क्वायर, तो x बच जाएगा माइनस होकर हमारे पास आ जाएगा माइनस 4ab अपॉन 12a स्क्वायर, a स्क्वायर से a कट जाएगा, 4 3 जा 12, यानी 1 माइनस 1/3 b अपॉन a आ जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x 3/2 ba और दूसरा माइनस 1/3 ba। इस तरह से हमने x की दो वैल्यू निकाल ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, हमें x की वैल्यू निकाल ली थी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो a भी आया, ठीक है, प्लस हो गया 7 और 11 8 7 1 8 18 और नीचे 6 दूना 12, इसको 6 दूना 6 3 3 बटा 2 b बचा a बचा, ठीक है, माइनस 4 12 4 pi माइनस 1/3 a कट गया b अपॉन a, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 19 तक की स्टोरी समझा दी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो इस तरह से देखते चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर, आप बताते चलो, हम देखते चलते हैं, कोशिश करते हैं कि दिक्कत ना हो। हाँ, अगर यही चीज समझा रहा है कि अगर कोई टॉपिक ऐसा लगे कि नहीं सर ये टॉपिक हमें जरा अच्छे से पढ़ा दो, तो आप बताओगे हमें, ये आपकी ड्यूटी होगी कि आप हमें बताओगे कि कौन सा टॉपिक को फिर से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट डिविजिबल बाय 7। तो 7 से डिवाइड होने वाला एक तो 7 है, एक 14 है, एक 21 है, डैश 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 जाए। तो 7 जो है वो 1 डिजिट का नंबर है, यानी 2 डिजिट स्टार्ट करना होगा तो 14 से स्टार्ट करोगे, 7 से नहीं, क्योंकि ये नहीं कह रहा था ऑल द डिजिट, सीधा कह रहा था 2 डिजिट। तो 14 से स्टार्ट हो रहा है, 21 आगे बढ़ोगे बढ़ोगे, सबसे लास्ट में 2 डिजिट का नंबर आता है 99। इसको डिवाइड कर लोगे 7 से, तो 7 1 जा 7, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 9 आएगा, 7 4 जा 28, 1 बचेगा, 99 में से 1 को घटा दोगे तो 98 आ जाएगा। यानी सबसे लास्ट 2 डिजिट का नंबर जो है वो है हमारे पास 98 और पहला जो 2 डिजिट का नंबर है वो है 14। तो इस तरह से हमने एपी बना लिया। ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्टली एपी हो गया। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है 7, क्योंकि 7 का टेबल है। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 14, इस एपी का लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म को an 98। अब कहता है सम निकालना है सारे का, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नेचुरल नंबर। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला को हम आगे करके n/2 2a को लिख सकते हैं a प्लस n प्लस n माइनस 1 इंटू, देखो ना 2a को a प्लस a नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बन जाता है an, तो n/2 a प्लस an ले लेंगे हम फॉर्मूला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि n का हमें पता ही नहीं, n कहाँ से निकालेंगे, सम निकालना है तो n के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह है 98, a की जगह है
14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह है 7, ये 14 इधर डिवाइड माइनस में आ जाएगा, 19 माइनस 14 इज n माइनस 1 इंटू 7, ये घट के हो जाएगा 8 में से 4 गया 4, 9 में से 1 गया 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, ये 7 इधर आएगा डिवाइड में, तो आपके पास बचेगा n माइनस 1 इज 84 अपॉन 7, 7 एकम 7, 2 बचे, एक बचेगा 7 दूना 14, यहाँ से n माइनस 1 इज 12, तो n की वैल्यू आ गई 12 प्लस 1 दैट इज 13, यानी n की वैल्यू पता चल गई 13 अपॉन 2, a हमें पता था कितना है 14 और लास्ट टर्म हमें पता है कितना है 98, इसको सॉल्व कर लो, 13 अपॉन 2 इंटू 8 4 12 9 1 10 1 11 आ गया, 8 9 8 4 12 1 बचा, 9 1 10 और 1 11, ये कट जाएगा, 2 5 जा 10 2 6 जा 12, यानी सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नेचुरल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7 इज 13 इंटू 56, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जो होगा दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, खत्म कहानी। ठीक है, इसमें से ये भी फॉर्मूला यूज करते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आपको n निकालने के लिए पहले ये लॉजिक अपनाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास n दिया हुआ नहीं था। ठीक है सर, समझ गए, इरेज करें, तो 20 नंबर भी क्वेश्चन हो गया, 21st में आते हैं। तो इसलिए एपीयूपी का जो भी दो फार्मूला था दोनों को रिवाइज भी करा दिया कि कैसे दो फार्मूला बन के आए हैं। अब हम आते हैं मार्कर चेंज करने के बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 में कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द पॉइंट ज्वाइनिंग। अच्छा, कहता है एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है -2, 4, दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 7। एक लाइन इससे पास कर रहा है और इस लाइन का इक्वेशन है x + 3y - 14 = 0। अब हमें रेशियो पूछ रहा है और हमने बताया इस पॉइंट को मान लो C जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, कुछ भी हमें पता नहीं। तो रेशियो जब भी पूछा जाता था, जब भी, तो हमने आपको पहले ही समझाया था कि जब भी रेशियो पूछा जाए तो k:1 रेशियो मानते हैं। अब k क्या हो गया हमारे पास, m1 हो गया, 1 क्या हो गया, m2 हो गया, ये क्या है हमारे पास x1, ये क्या है हमारे पास y1, ये क्या है हमारे पास x2, ये क्या है हमारे पास y2। देखो k:1 मानने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि m2 जो है 1 है, ना माना हमने, और k की जो वैल्यू आएगी वही उसका रेशियो होगा। ठीक है, 1 कभी रेशियो नहीं होगा, मानते हैं ऐसा तरीके से। तो हम x बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ से लिखोगे m2 की जगह पर लिखोगे 1 इंटू x1 की जगह पर लिखोगे -2 प्लस m1 की जगह पर लिखोगे k इंटू x2 की जगह पर लिखोगे 3 अपॉन k प्लस 1, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये बन जाएगा 3k और ये -2 बाद में लिख देते हैं -2 अपॉन k प्लस 1। उसी तरह y निकालोगे तो m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2 की जगह है 1, y1 की जगह है 4 प्लस m1 की जगह है k और y2 की जगह है 7 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 7k प्लस 4 प्लस 7k लिखो या 7k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1। तो y की वैल्यू ये आई, x की वैल्यू ये आई, और क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन से पास कर रहा है, यानी जो ये x और y की वैल्यू होगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। कोई भी लाइन से अगर कोई पॉइंट पास कर रहा है, यानी वो जो पॉइंट है उसी लाइन का, तो जो पॉइंट है वो उसी लाइन का तो वैल्यू है x और y का एक वैल्यू, इस लाइन पर बहुत सारे वैल्यू आएंगे, सारे के सारे वैल्यू इसी इक्वेशन को जस्टिफाई करेगा क्योंकि इसी इक्वेशन के लाइन पर वो पॉइंट लाई कर रहा है, ये हम जानते हैं पहले से। तो x की जो वैल्यू आई ये उठा के यहाँ पुट कर दो, y की जो वैल्यू आई यहाँ पुट कर दो, यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी और आपका स्टोरी कंप्लीट हो जाएगा। सर करके दिखाओ, तो हम करके दिखाते हैं। तो हमने इक्वेशन उठाया, इक्वेशन है हमारे पास x + 3y - 14 = 0 पुट किया, x की जगह डाला 3k - 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस 3 इंटू y की जगह डाला हमने 7k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 माइनस 14 इज 0 ऑफ 3k - 2 अपॉन k प्लस 1 7k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 वैल्यू डाल चुके हैं। अब इसको हटा लेते हैं x और y की वैल्यू निकाल के। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास है 3k - 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस 300 में मल्टीप्लाई होगा तो 21k प्लस 12 अपॉन k प्लस 1 माइनस 14 इज 0, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, एलसीएम लोगे k प्लस 1 तो ये हो जाएगा 3k - 2
प्लस 21k प्लस 12 माइनस है 14 ब्रैकेट में इसके लिए आ जाएगा k प्लस 1 क्योंकि इसके नीचे 1 है इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा तो ये पूरा नीचे वाला 0 हो जाएगा, हटा देते हैं, हटा दो सर। अब ब्रैकेट खोलोगे 3k माइनस 2 प्लस 21k प्लस 12 माइनस 14k माइनस प्लस माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ बोलोगे 3k 21k कितने हो गए, 3 और 21 हो गए हमारे पास 24k और माइनस 14k, यानी ये आ गया, ये तीनों मिलके हमारे पास बन गया 10k। ये है माइनस 2 प्लस 12, माइनस 2 प्लस 12 इज प्लस 10 और प्लस 10 माइनस 14 इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से मिल गया हमारे पास 10k इक्वल टू 4 दैट इज k इक्वल टू 4 अपॉन 10, 2 2 जा 4 2 5 जा 10 तो k इक्वल टू 2 अपॉन 5, यानी m1 इज टू m2 इक्वल टू 2 इज टू 5, यानी ये m1 की वैल्यू है 2 और m2 की वैल्यू है 5। ये 1 तो सिर्फ हमने सॉल्व करने के लिए बनाया था, वो ओरिजिनल वैल्यू होती नहीं, तो हमें रेशियो मिल गया 21 क्वेश्चन का। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे, इसको भी लिख लो। तो इस तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। सिंपल सेट में कितने टाइम हमने कंज्यूम कर लिए, 1 घंटे 5 मिनट है हमारे पास अभी टाइम जल्दी जल्दी करने के लिए। 21 पे हम पहुंच चुके हैं, कोशिश करते हैं कि 2 घंटे में हो सके। लास्ट हमने 2 घंटे 13 मिनट में बताया था, तो शायद इसको भी उससे थोड़ा कम बता दे तो हमें भी लगेगा चलो कि सारा डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन करते हुए अगर हम 2 घंटे या 2.5 घंटे में क्वेश्चन को बना ले रहे हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे आपके लिए इनफ होगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो। कहता है 2 टेंजेंट्स P and PB are drawn to a circle with center O from an external point P। एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है PA एंड PB, PAB, ठीक है। इसमें बनाया हुआ है डायग्राम हमारे पास कुछ, यहाँ से ये ऐसे मिल रहा है और ये ऐसे मिल रहा है। अब हमें कह रहा है एंगल APB, यानी ये एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल OAB, यानी इस एंगल का ये दुगुना होगा। ये हमें करना क्या है, टू प्रूफ। हमें पता है कि PA बराबर PB, क्यों, टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल अगर ले हम इन ट्रायंगल PAB, इस ट्रायंगल को कंसीडर करे, ये ट्रायंगल कंसीडर करे तो ये और ये साइड आपस में इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, कोई दिक्कत है तो यानी यहाँ से इस एंगल को x मान लेते हैं, इस एंगल को y मान लेते हैं ताकि आसानी से हो सके। तो बोल सकते हैं एंगल x बराबर एंगल y है। अब हम इन ट्रायंगल PAB में हम लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, कोई दिक्कत है, दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री, दोनों आपस में बराबर है तो इसकी जगह हम ये वाला एंगल उठा लेते हैं तो लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y की जगह भी एंगल x लिख दो तो एंगल x प्लस एंगल APB इज 180 डिग्री। यहाँ से मिल जाएगा एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री और x प्लस x 2x होगा, उधर जाके हो जाएगा -2 एंगल x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो तो हम जानते हैं ये वाली एंगल कितनी होगी, 90 डिग्री। एंगल OAP इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर टू अ टेंजेंट, एक सेंटर से टेंजेंट पर जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री बनाता है। तो एंगल OAP इक्वल्स टू 90 डिग्री है और OAP को हम लिख सकते हैं एंगल OAB प्लस एंगल x, यानी एंगल OAB प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से एंगल x बराबर आप क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस एंगल OAB। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं x की जगह पर तो हमारा काम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड कर लेते हैं क्योंकि हम इसी जगह बताना चाहते हैं, हटाना नहीं चाहते हैं। चलो इसको हटा लेते हैं। इसको बताने के बाद थोड़ी देर के लिए हम पॉज कर लेंगे ताकि टाइम का वेस्टेज ना हो, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, इसको उठाया तो लिखा एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2 एंगल x की जगह पर क्या है हमारे पास 90 डिग्री माइनस एंगल OAB,
आया है, देखो अब इसको खोलो तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 180 डिग्री माइनस और माइनस प्लस 2 एंगल ओ ए बी 180 कट गया तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 2 एंगल ओ ए बी। यही प्रूफ करना था। ये अच्छा क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का, सर्कल का एग्जांपल क्वेश्चन है, यही प्रूफ करना था हमें, मिल गया। अब हम पॉज करके जो सामान गिर गया उसको सही कर लेते हैं। इसको आप लिख लो, पॉज करने के बाद ये सारी चीजें मिटी हुई होगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 22 आपको बता दिया। 23 में कह रहा है प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ प्रूफ करना है हमें। तो हमने पहले भी बताया था एलएचएस लेके चलो, जब tan cos में कॉट में दिया हुआ है तो उसको पहले sin cos में चेंज करो तो 1 प्लस cos थीटा को cot थीटा को लिख सकते हो cos थीटा अपॉन sin थीटा, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, प्लस tan थीटा को लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ ऑलरेडी sin cos में है तो sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ एलसीएम लोगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा का एलसीएम हो जाएगा, यहाँ बचेगा sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं है तो दोनों बचेगा। यहाँ पर sin थीटा है तो ये बन जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा, प्लस ये cos थीटा है तो sin जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर बोलोगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है तो 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। इसको और आगे बढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। दोनों को फ्रैक्शन तोड़ सकते हैं ना, वो होल में नीचे है तो इसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ आ गया sin थीटा माइनस cos थीटा। अब ये कट गया, 1 बच गया, ये sin ऊपर जाएगा तो बन जाएगा cosec थीटा, और cos ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec थीटा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ आ गया sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं सर। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा लेते हैं अच्छे से, इस बार गिराते नहीं है कुछ भी, ठीक है, हटा लो सर। अब यहाँ से हमारे पास ओवरऑल जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया cosec थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 और sin थीटा माइनस cos थीटा। ये आ गया हमारे पास। क्या इससे आगे और बढ़ा जा सकता है? तो इसको cosec बनाओ तो किधर cosec है तो हमारे पास है cosec थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। इसको लिख सकते हैं 1 बाय cosec, मत लिखो, रहने दो, हटाओ, यहीं तक छोड़ दो। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ तक रहने देते हैं। अब आरएचएस को लेके जाते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। आरएचएस में हमारे पास सेक थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा को 1 बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस cosec थीटा को 1 बाय sin थीटा अपॉन sec थीटा को 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। ऐसा कोई वैल्यू बन के आया है, ठीक है। क्या इस वैल्यू तक हम पहुंच सकते थे? तो देखते हैं पहुंच के। तो हम यहाँ से ऐसा ना करते हैं, इसको मल्टीप्लाई जो हमने किया है cosec थीटा इंटू सेक थीटा वगैरह जो लिखा है ये नहीं लिखते हैं। तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को ये समझना है। इसको हटा लेते हैं। हमारे पास दिमाग काम कर रहा है कि एलएचएस में यहाँ खेलते हैं हम, तो यहाँ खेलेंगे तो पहले ये sin थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नीचे में तो पूरे में नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, तो यहाँ आ गया sin थीटा इंटू cos थीटा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा sin थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस cos थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये सारा बन के आया है हमारे पास। अब इसमें से हम कुछ और कर सकते हैं। देखो कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ से sin थीटा लोगे तो 1, हाँ ठीक है, यहाँ से sin थीटा लोगे कॉमन तो बचेगा 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस
अगर यहाँ से cos थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा हुआ है। इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा ओवर, और हमारे पास क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, और ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू आया हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वगैरह वगैरह। अब इन दोनों का एलसीएम लेके देखते हैं तो ये भी आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। आ गया आंसर। हमें पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको उसी तरह तोड़ोगे तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1, तो इसको लिख दिया 1। देखो आरएचएस को यहाँ से स्टार्ट किया, ये किया, उसके बाद ऊपर लेके यहाँ चले आए। ठीक है, ये सब हटा देते हैं, ये नहीं किया हमने कुछ भी। ठीक है, अब आंसर का पूरा सॉल्यूशन देख लो। हमने क्या किया, एलएचएस को यहाँ से ऐसे लाए और यहाँ तक पहुंचा दिया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। और आरएचएस को यहाँ किया और लास्ट में माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा साइन थीटा आ गया। बोलो समझ में आया? बोलो सर आप तो बना लिए, तो ये प्रैक्टिस से होगा। आपको देख देख के अपने आप दिमाग में घुसते रहना चाहिए कि कैसे होगा। बाद बाकी ऐसे क्वेश्चन जो उटपटांग बता रहे हैं उसको प्रैक्टिस करके आप देख लो। अब इसको पॉज करके मिटाते हैं और उसको चिपकाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहते ताकि 2 घंटे के अंदर में काम बन जाए। पॉज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास कहता है कि अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। एक सॉलिड मेटालिक क्या है, स्फीयर है, इसकी रेडियस है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड, इसको पिघला दिया गया है, एंड रिकास्ट इनटू द नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स, और छोटे छोटे कोन्स बना दिए गए हैं। ठीक है, कहता है ईच कोन ऑफ रेडियस, हर कोन का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट इज 3 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है। इस तरह के बहुत सारे कोन्स बनाए गए हैं जिन सब का रेडियस 3.5, हाइट 3, जिन सब का रेडियस 3.5, हाइट 3। इस तरह से n नंबर्स ऑफ कोन्स बनाए गए हैं। इसको समझो, कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स सो फॉर्म्ड। एक बड़ा सा स्फीयर है, उसको पिघला के छोटे छोटे से कोन्स बनाए गए हैं। कितने कोन्स बन सकते हैं तो हमें पता नहीं, तो हमने बोला n नंबर ऑफ कोन्स बन सकते हैं। अब यहां से हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 कोन इनटू n नंबर ऑफ कोन। अगर मान लो 10 कोन बन रहा है तो 10 कोन के वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर हो जाएगा। 20 बन रहा है तो 20 कोन का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर हो जाएगा। तो एक कोन का वॉल्यूम लिखो, और कितना नंबर बन रहा है वो हमें नहीं पता। यहां से n बराबर लिख सकते हो, इसको इधर लेकर आओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई, इसके लिए कैपिटल आर क्यूब लिख लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों का आर अलग था तो के लिए कैपिटल लिख लिया, के लिए स्मॉल। 1/3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो हमारे पास n बराबर क्या बचा, ऊपर में बचा 4 इंटू आर क्यूब, और आर की जगह है 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5। इसको अच्छी जगह लिख लेते हैं, कहीं पर इरेज करें डायग्राम को, हटा दे इस बात को, यहाँ से लिख लो इन सब चीजों को हटा दे। तो ये हटा दिया हमने, और डायरेक्ट n की वैल्यू हमने पुट कर दी। n बराबर हमारे पास क्या आया था, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई से पाई मर गया, 3 से 3, तो 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अपॉन आर स्क्वायर। इसका आर कितना है
3.5 इंटू 3.5, ओके स्क्वायर है, इधर क्यूब था इसलिए 3 बार, और h है 3। इस डेसिमल को हटाओगे, इस डेसिमल को हटाओगे तो 2 डेसिमल हटाया, ऊपर में 100, इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, यानी 3 डिजिट, यानी 3 जीरो नीचे में, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ से काटोगे 3.5 से 105, तो 3 बार में कट जाएगा। देखो 5 3 जा 15, ये 3 बार में ओवरऑल कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, फिर 35 से 105 जो है वो 3 बार में कट जाएगा, 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 5 से ये कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, यानी हमारे पास n बराबर बचा 2 इंटू 3 इंटू 21, 3 2 जा 6 इंटू 21, दैट इज 6 6 2 जा 12, यानी 126 नंबर ऑफ कोन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मेल्टेड एंड रिकास्ट ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर को पिघलाकर जब छोटे छोटे कोन बनाएंगे जिसका रेडियस 3.5 और हाइट 3 सेंटीमीटर है, उस स्फीयर से जिसका रेडियस 10.5 है, तो टोटल 126 कोन बनकर हमें सामने दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, इसको लिखो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चिपकाते हैं, तो इस तरह से हमारा 24th नंबर भी हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25th नंबर पे। 30 क्वेश्चन है टोटल, 5 और बच गए, 25 26 27 28 29 30, यानी 6 बच गए हैं टोटल। इसको कर लेते हैं, इरेज कर दे। लिख लिया होगा आपने, हाँ सर लिख लिया। टाइम को भी बचाना है, समझाना भी है, और आपको बोर्ड में अच्छा नंबर भी दिलाना है हमें। इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हम कोशिश कर रहे हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग, आई एम नॉट 100% श्योर कि क्या होगा, बस हम अपनी बेस्ट आपको दे रहे हैं। 25th में कह रहा है कि द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमारे पास दिया हुआ है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लो, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और यही इसी की वैल्यू दी गई है 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 से √3 मर जाएगा, यानी साइड का स्क्वायर बराबर 4 उधर चला जाएगा, तो 4 इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी साइड बराबर हो जाएगा √4 इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। 4 बाहर निकलेगा 2 बन के, 49 बाहर निकलेगा 7 बन के, और सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर बन के, यानी साइड बराबर 14 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, जिसकी AB बराबर BC बराबर AC बराबर है 14 सेंटीमीटर। कहता है आगे, टेकिंग ईच वर्टेक्स एज सेंटर, इस वर्टेक्स को सेंटर लिया, सर्कल आर डिस्क्राइब विद द रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के आधे पर से इस सर्कल का एक वर्टेक्स, हर वर्टेक्स को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। हर वर्टेक्स को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। हर वर्टेक्स को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। हर वर्टेक्स को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। बस उस सर्कल का कंडीशन ये है कि अगर इसका साइड 14 है तो उसका आधा जो है उसका रेडियस होगा, यानी इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर। यहाँ से इस सर्कल का भी रेडियस 7 सेंटीमीटर, ये दूरी भी 7 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है, बताओ इस जगह का एरिया क्या होगा? तीनों सर्कल बनने के बाद बीच में कुछ एरिया बचा, उसका क्या होगा? तो इस तीनों सर्कल को अगर हम यहाँ से ऐसे मिटा दे, थोड़ा सा समझने के लिए, ऐसे अगर मिटा दे, 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 तो हमारे पास एक ये वाला सेक्टर बन के आ रहा है। और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल भी 60 डिग्री है। एक सेक्टर ये बन के आ रहा है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 डिग्री है। एक सेक्टर ये बन के आ रहा है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 डिग्री है। यानी यहां से हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ, इसको हटा लेते हैं ताकि हमको जगह चाहिए, ठीक है, 2 मिनट ज्यादा लग जाए मंजूर है, लेकिन एक ही जगह बनना चाहिए। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल के एरिया के अंदर सब चीज आ जाएगा, और उसको माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ 3 सेक्टर। एरिया ऑफ 3 सेक्टर, तीनों सेक्टर सेम है तो तीनों सेक्टर ले लेते हैं एक साथ, ठीक है। और एरिया ऑफ इस सेक्टर का निकालोगे तो क्या लिखोगे? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर भी सबके लिए सेम है, थीटा भी सबके लिए सेम है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो एरिया ऑफ
शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल है 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर, तीनों सेक्टर का एरिया एक जैसा है, यानी 3 इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां से आप डालोगे 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 इंटू थीटा की जगह क्या है हमारे पास 60 डिग्री, तो 60 डाल दिया अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह सबका रेडियस है 777, तो 7 इंटू 7 क्योंकि आर का स्क्वायर है, 0 से 0 कट गया, 6 बार में 36 कट गया, 3 से 2 बार में कट गया, 2 से 11 बार में कट गया, और ये 7 से 7 कट गया, तो हमारे पास आ गया 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ऊपर में क्या बचा, नीचे में कुछ नहीं बचा, ऊपर में हमारे पास बचा 11 इंटू 7 77 आ गया। अब इन दोनों को सेंटीमीटर स्क्वायर, इस दोनों को सॉल्व करोगे जो होगा वो हमारा आंसर होगा, यहाँ लिख दोगे 49 इंटू 1.73 माइनस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.73 से तो ये कुछ वैल्यू बन के आएगा, उस वैल्यू को इससे माइनस कर दोगे तो वो आपको मिल जाएगा, आपको एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन बचा हुआ है वो मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके भी हम दिखा सकते हैं, देख लो इसको मल्टीप्लाई कर लो, मतलब देखो ना 49 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई कर लेना, ये बिल्कुल मत सोचना कि ये छोटा आएगा ये बड़ा है, नहीं ऐसा नहीं होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आपको ओवरऑल इससे बड़ा मिल के आ जाएगा। देखो ना 49 173 मल्टीप्लाई करोगे 9 3 जा 27, 2 इज द कैरी, 9 7 जा 63 एंड 2 65, 9 एंड 6 9 6 15 5, 4 2 3 12 7 4 28 29, 2 बचा, 4 2 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5 और 2 7 और ये हो जाएगा 9 6 15 और ये 6 7 1 8 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 8, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है 85.77 माइनस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको माइनस कर लोगे तो 7 7 तो इधर ही रहेगा, 15 में से 7 गया, 8 7 15, 7 में 7 गया 0, यानी 8.77 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द पोर्शन शेडेड रीजन। समझ गए ना, ये इनडायरेक्टली एक सर्कल ऐसे बन रहा था, ये इनडायरेक्टली एक सर्कल ऐसे बन रहा था और ये इनडायरेक्टली एक सर्कल ऐसे बन रहा था। कंडीशन दिया हुआ था कि सर्कल कुछ ऐसा बन रहा है, इसके सेंटर लेते हुए और ये वाला आधा ले रहा है, उसका रेडियस की तरह बिहेव कर रहा है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो पूरा साइड 14 है उसके आधे दूरी तक उसका रेडियस बन रहा है 7 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में कह रहा था। इसको लिख लो, मिटाकर नेक्स्ट क्वेश्चन चिपकाते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, जल्दी लिख लो। अब 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, गौर से देखते हैं, इन अ बैग कंटेन व्हाइट एंड रेड बॉल्स, एक बैग है, इस बैग में कौन कौन से कलर का बॉल है, तो एक व्हाइट है और एक रेड बॉल्स है, ठीक है। कहता है हाफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल बी x and the number of red balls be y. half the number of red balls, यानी जो भी red balls है उसका आधा is equal to 1/3 the number of half the number of white balls, जो भी white ball है उसका आधा is equal to 1/3 the number of रेड बॉल्स। तो यहां से हमें मिल गया x अपॉन 2 क्योंकि ऊपर था इक्वल टू y अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x इज इक्वल टू 2y, यहां से 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन एक बन के आ गया। फिर कहता है ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, तो भैया व्हाइट वाला x है, रेड वाला y है, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल x प्लस y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स का ट्वाइस करो, ऑफ बॉल्स एक्सीड 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स बाय 8, यानी जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है उसका दोगुना जो है वो बराबर है 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स प्लस 8 के, x बाय 8। तो कहता हाउ मेनी बॉल ऑफ ईच टाइप इन द बैग कंटेन, तो यहां से आप बोलोगे ये मिल गया 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 3y प्लस 8, यहाँ से y को इधर लाओगे तो 2x प्लस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 8, यानी 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से आपके पास वैल्यू है क्या 3x इज इक्वल्स टू 2y। चलो वैल्यू मत पुट करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। अब इस इक्वेशन को 2 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दो इक्वेशन बन के आ गया, एक पहला है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, दूसरा हो गया 2 2 4x
माइनस 2i इज इक्वल टू 8 2 जा 16, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 16 हो गया, यानी व्हाइट बॉल जो है वो 16 है। y निकालना है, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, इसी को पकड़ लिया, 2x माइनस y इक्वल टू 8, x की जगह है 16 तो 2 इंटू 16 माइनस वाई इक्वल टू 8, यानी 32 माइनस वाई इक्वल टू 8, y को उधर ले जाओ, 8 को इधर लाओ तो 32 माइनस 8 इज इक्वल टू y, यानी y इक्वल टू हो गया 12 में से 8 गया 4 24, यानी टोटल नंबर ऑफ ये बॉल हो गया 24, यानी यहाँ से हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मिल गया 6 4 10 2 2 1 3 1 4, यानी 40 हो गया। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, सही बात है क्या, 40 इंटू 2 इज 80, यानी ये 80 बन गया, और ये है 24 इंटू 3 इज 72 प्लस 8 इज 80, यानी इक्वेशन सही बन गया, यानी टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स हो गया 24 और नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितना हो गया 16, और इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट 26। अब हम आते हैं 27 नंबर पे, आराम से देखते चलो, अब आपका ये खत्म होने वाला है 27 28 29 30, 4 क्वेश्चन और बचा है, घबराने की जरूरत नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, सारे चैप्टर इसमें कवर अप हो जा रहे हैं, तो आपके लिए भी फायदा रहेगा। इरेज कर दे। तो प्रोबेबिलिटी के तो बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन गए हैं, अगर इसको पढ़ के चले गए तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो नहीं छूटना चाहिए। अब 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, अ पोल 5 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है, इसके ऊपर एक पोल लगाया गया है जो कि पोल 5 मीटर का है, ये बात दिया गया है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, किसी एक पॉइंट ए से देखा जाता है टॉप को, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना के देता है, कितना देता है, ये पॉइंट ए है, कितना देता है, इज 60 डिग्री। आराम से देखो, A pole is 5 meter high is fixed on the top of a tower, टावर उसके ऊपर ये पोल, ये मान लो पॉइंट ये ए ले चुके हो, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक। एक पॉइंट ए से टॉप के पोल के टॉप पर देखा जा रहा है तो 60 डिग्री बन रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर का जो टॉप है वो पोल का बॉटम है, यहां से जब ऊपर से देखा जा रहा है पॉइंट ए पर ही, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, और जब भी डिप्रेशन बनाएगा ये लाइन खींचोगे और ये कितनी है 45 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगी 45 डिग्री, लेकिन डिप्रेशन है तो बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ गए। टॉप पर जब नीचे से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60, और इसके टॉप से जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, और ये आपस में बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट पूछ रही, तो हाइट ऑफ द टावर को हम मान लेते हैं x। पहले हम ट्रायंगल लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल BCA, ये छोटा वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में थीटा क्या है, तो थीटा है 45 डिग्री, इस वाले दूरी को हम y मान लेते हैं, तो हम यहाँ से बोलेंगे tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा की जगह tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह है x और बेस की जगह है y, tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू x अपॉन y, यानी x बराबर y हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD, इसमें भी बोलते हैं थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, ये बड़ा वाला ट्रायंगल उठाया है, ये वाला ट्रायंगल उठाया है, इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो यहाँ से फिर tan थीटा लगाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की जगह 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह क्या डालोगे x प्लस 5, तो पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है, अपॉन बेस की जगह क्या डालोगे y, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन y की जगह x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि y और x बराबर प्रूफ कर चुके हो, इसको इधर लाओगे तो √3x बराबर x प्लस 5, x इधर आएगा तो √3x माइनस x इज इक्वल टू 5, x कॉमन लोगे तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो x बराबर आ जाएगा 5 अपॉन √3 माइनस 1। बचपन से हमने पढ़ा है कि कभी भी √3 नीचे नहीं होना चाहिए, तो रेशनलाइज कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 5 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये आ जाएगा x बराबर 5 √3 प्लस 1 अपॉन, ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे वाला तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 इज 2 आ जाएगा, यानी हाइट ऑफ द टावर इज 5 ब्रैकेट क्लोज √3 प्लस 1 अपॉन
2 और कहता है √3 की वैल्यू आपको 1.73 लेना है, तो ले लो x बराबर 5 इंटू 1.73 प्लस 1/2, ये आ जाएगा x बराबर 5 इंटू 2.73/2, ये कैलकुलेट कर लोगे और ये आंसर मिलके आपको ओवरऑल मिल जाएगा और दिक्कत नहीं होगा। इतना छोटा सा कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। समझ में आई बात? हाँ सर। 28 नंबर पे आते हैं। लिखने का टाइम अगर ना मिले तो थोड़ा बहुत हम हट जाते हैं, इसलिए उस पर ध्यान दे दोगे आप। अब 28th क्वेश्चन में कह रहा है कि आप देख लेते हैं। 28th क्वेश्चन में कह रहा था इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर। एक बिल्डिंग है जिसका इंटीरियर एक सिलिंड्रिकल शेप में है और इस सिलेंडर का जो डायमीटर दिया हुआ है, इस सिलेंडर का जो डायमीटर दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। इसका हाइट दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अब सरमाउंटेड बाय अ कोन, ये कोन इसके ऊपर सरमाउंटेड है, सरमाउंटेड बाय अ कोन, तो इसके ऊपर एक कोन लगा। बाय अ कोन मतलब ऊपर में, ऑन अ कोन मतलब नीचे में, ऑन रहेगा तो नीचे, बाय रहेगा तो ऊपर। बस सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ सेम बेस, बेस सेम है। एंड वर्टिकल एंगल एज राइट एंगल, ये वाला एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एज राइट एंगल फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, और कुछ दिया हुआ है surmounted by the cone of same base with vertical angle right angle, find the surface area, यानी कर्व यहाँ का दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द इंटीरियर ऑफ द बिल्डिंग, और कुछ नहीं दिया हुआ। द इंटीरियर ऑफ द बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ सेम बेस विथ वर्टिकल एंगल एज राइट एंगल, ठीक है। और कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी यहाँ का भी रेडियस क्या है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछ रहा है इसका कर्व सरफेस एरिया बताओ, लिख दिया गया कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम बताओ। तो कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो बोलोगे टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है हमें। तो क्या करें सर? टोटल कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और कोन के इस वाले पोर्शन को एच कहते हैं और इस वाले पोर्शन को एल कहते हैं, ठीक है। प्लस सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसका आर अलग है, नहीं इसका आर सेम है, दोनों का आर सेम है तो आर रहने देते हैं स्मॉल, और एल और एच तो अलग है। यानी यहां से प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास एल नहीं है और एच भी नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये 90 डिग्री है, क्योंकि वर्टिकल एंगल जो है, वर्टिकल एंगल इज राइट एंगल। तो अगर ये 90 डिग्री है तो देखो, तो ये दो ट्रायंगल अगर बनाओगे, ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर करोगे और इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करोगे, तो ये 90, ये 90, ये दोनों में कॉमन, और ये वाला साइड बराबर, क्योंकि रेडियस है, तो ये ट्रायंगल एस ए एस से कंग्रुएंट हो गया। अगर ए बी सी डी ई एफ दोगे तो इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल ए एफ सी कंग्रुएंट मत करो, कंग्रुएंट करने से कुछ फायदा लग नहीं रहा है। चलो हमें कंग्रुएंट कर लेते हैं। तो ट्रायंगल हमें देखो तो ए एफ बराबर ए एफ है, क्योंकि ये कॉमन है। अच्छा, एंगल ए एफ सी बराबर एंगल ए एफ बी है, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, सीधा सीधा लाइन खींचते हैं। तो दूसरा एफ बी बराबर एफ सी है, यानी ट्रायंगल, क्योंकि ये रेडियस है। ट्रायंगल ए बी एफ जो है वो कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए एफ सी से। अब ये मत कहना राइट एंगल है, राइट एंगल होने के लिए ये तो 90 होना ही चाहिए, उसके हाइपोटेनियस भी इक्वल होना चाहिए, वो हमें नहीं पता है अभी। तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल एस ए एस से कंग्रुएंट हो गया। कंग्रुएंट अगर हो गया हमारा ट्रायंगल, तो ये अगर 90 है तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 45 डिग्री बन जाएगा, कोई दिक्कत है? अब इसमें अगर हम साइन 45 डिग्री लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। एंगल ये है तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। परपेंडिकुलर है हमारे पास 2 और हाइपोटेनियस की जगह है l। इस l को इधर मल्टीप्लाई करोगे और इसको इधर, तो l की वैल्यू मिल गई 2√2। l निकाल दिया। h भी निकाल लेते हैं। तो इसमें अगर cos 45 लगाओगे तो बेस नहीं, cos मत लगाओ, tan लगा दो। tan 45 डिग्री लगाओगे तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा को कि ये वाला है तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया, इसकी वैल्यू होती है 1। तो परपेंडिकुलर की जगह 2 और बेस की जगह पता नहीं, सॉरी बेस की जगह 2
और परपेंडिकुलर की नहीं, उल्टा बोल दिया आराम से हमने ये लो ट्रायंगल को कंग्रुएंट किया तो ये 90 था तो ये 45 हो गया। साइन थीटा लगाया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की जगह 2, हाइपोटेन्यूज की जगह l, तो l की वैल्यू निकल गई हमारे पास 2√2। अब h निकालने जा रहे हैं तो cos tan थीटा लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये h नहीं है, ये है परपेंडिकुलर, क्योंकि जो थीटा होता है उसके सामने वाला, क्योंकि ये थीटा 45 ये वाला ले रहे हो, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, तो 2, और बेस की जगह क्या है, ये हाइट है हमारे पास, तो ये h बराबर क्या हो गया 2, यानी हाइट भी मिल गया किसका, कोण का हमें 2 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट मिल गया 2√2। ऐसा करके हमें वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से हमने बोला पाई कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले सकते हैं, l प्लस r h बचा, तो यहाँ से पाई r कॉमन ले लिया तो l बच गया, यहाँ से पाई 2r था तो एक r बच गया और एक h बच गया। पाई की जगह 22/7, r की जगह क्या है 2, l की जगह क्या आया है 2√2, प्लस r की जगह 2 और इंटू h किसका लेना है, सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर है 3.5। इसको सॉल्व करोगे तो 22/7 इंटू 2 और ये बच जाएगा 2√2 प्लस 7.0। अब इसको इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, जो भी डालकर इसको सॉल्व कर लोगे और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में अगर मान लो आपको लग रहा नहीं टाइम वेस्ट हो रहा है, यहीं तक छोड़ना है तो यहीं तक छोड़ दो। फिर पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द इंटीरियर ऑफ द बिल्डिंग, वॉल्यूम भी निकालना है, तो इसका वॉल्यूम निकाल के हम आपको दिखा देते हैं अलग से। ये हमें निकल गया क्या, टोटल कर्व सरफेस एरिया, इसका पूरा शेप का ऑफ शेप। अब हमें कहता है इस पूरे शेप का वॉल्यूम बताओ, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ शेप, यानी वो शेप किसका है, घर का शेप बना हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई, r तो सेम है लेकिन h अलग है तो इसलिए ये लिख लिया। अब यहाँ से पाई कॉमन ले लिया, r स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, h बचा प्लस 1/3 कैपिटल h बचा, पाई की जगह 22/7, r दोनों के लिए 2 है तो 2 इंटू 2। ये हाइट किसका है, सिलेंडर का, सिलेंडर का हाइट है 3.5 प्लस 1/3 इंटू इसका हाइट कितना है 2, डाल लिया, सॉल्व कर लिया, जो हो गया वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर लोगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। बस इसमें दिमाग ये लगाना था कि जो स्लैंट हाइट है वो कैसे निकलेगा और जो हाइट है वो कैसे निकलेगा। तो साइन थीटा और tan थीटा करके दोनों ट्रायंगल को पहले कंग्रुएंट किया, एंगल को 45 बना दिया और इस तरह से l और h की वैल्यू निकाल ली। यहाँ l की वैल्यू जरूरत थी तो पुट कर दी, वहां पर हमारे पास h कैपिटल H की वैल्यू की जरूरत थी 2 तो 2 पुट कर दी। इसका हाइट 3.5 है, ये ध्यान रखना है, ये सिलेंडर का हाइट है, ये कोन का हाइट है। चलो इसको लिखो। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 28 होता है, 2 क्वेश्चन बचा है, पॉज करके इसको हटा के डायरेक्ट उसको लाएंगे ताकि इसको 2 घंटे 15 मिनट तक मैक्सिमम कर सके। लिख लो, पॉज करने जा रहे हैं। 29th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 29th में कहता है हमारे पास कि a vessel is in the form of open inverted cone of height 8 centimeter and radius of its top is 5 centimeter is filled with water up to the brim। एक inverted cone है ऐसा, ठीक है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा अप टू द ब्रीम मतलब पूरे ऊपर तक लबालब पानी भरा हुआ है, लबालब एकदम जितना दूर भर सकता है उतना दूर भरा हुआ है। इसमें कहता है द वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट, इसकी जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर, यानी हाइट की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इसके टॉप की रेडियस जो है वो है 5 सेंटीमीटर। कहता है इट इज फिल्ड विद वाटर व्हेन अ लीड सोर्स ईस्ट ऑफ, एक लीड सोर्स है जो कि कुछ स्फेरिकल शेप का है, स्फेयर का है, स्फेरिकल लीड सोर्स, ठीक। व्हेन अ लीड सोर्स ईच ऑफ रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर, वो कितना है इसका रेडियस, इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। आज ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लीड सोर्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। अगर एक लीड सोर्स को उठाकर डालते हैं तो इसका 1/4 वॉल्यूम बाहर आ जाता है। तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, तो हमने बोला वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई की जगह पाई अभी रहने देते हैं, r की जगह है 5 इंटू 5 और h की जगह है 8, तो 8 5 जा 40, 40 5 जा 200, यानी ये आ गया 200 पाई अपॉन 3। ये वॉल्यूम ऑफ कोन है, लेकिन एक लीड सोर्स डालने में कितना वॉल्यूम चला जाता है 1/4, तो 1/4 दी वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा
इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/4 इंटू 200 पाई अपॉन 3 दैट इज 5 4 5 जा 50 पाई, यानी 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कोन आ गया 50 पाई बाई 3। अब कितने लीड सॉर्स डालोगे, तो एक डालने पर 1/4, तो एक डालने पर इतना, दो डालने पर फिर से एक और 1/4, तो यहां से आप बोलोगे कि लेट द नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स बी n, लेट द नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स बी n। तो एक के वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वन लेड सॉर्ट्स कितना होगा, तो बोलोगे स्फीयर है 4/3 पाई r क्यूब होगा, 4/3 पाई r की जगह बोलोगे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, सबका डेसिमल हटाओगे तो नीचे में 1000 आ जाएगा। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 4 जा 1000 पाई अपॉन 3 इंटू 1000, ये 1000 इस 1000 को काट गया, यानी पाई बाय 3 आ गया एक स्फीयर, एक लीड सोर्स का वॉल्यूम। तो हमें टोटल लीड सोर्स का वॉल्यूम चाहिए, सॉरी नंबर ऑफ लीड सोर्स चाहिए। समझो क्वेश्चन को समझना है। हमारे पास एक लीड, देखो ना, एक लीड सोर्स का, यानी यहां से हम बोलेंगे कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लीड सोर्स इज इक्वल टू 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन। समझो बात को भैया, अब ये सी बात है ना, एक डालने पर 1/4 जा रहा, तो कितना चाहिए, तो 1/4 के बराबर एक का वॉल्यूम होगा, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ लीड सोर्स हो जाएगा। तो n इंटू इसका वैल्यू आया है पाई बाय 3, सही आया ना, 5 5 जा 25, 5 जा 125 इंटू 4, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 1 2 10 और 4, ना सही से देख लो, ये आया है 4/3 पाई, r की जगह 0.5 0.5 0.5, सब डेसिमल को हटाया, नीचे 1000, 125 इंटू 4 किया तो ये आ गया 5 4 जा 20, 2 इज द कैरी, 4 2 जा 8 एंड 2 10, 1 इज द कैरी, 4 1 5, 500 आया, नॉट ये आया हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास आ गया 1000 है, ये आ गया हमारे पास 4/3 पाई, मतलब ऊपर वाला मल्टीप्लाई किया तो आया 500 पाई अपॉन 3 इंटू 1000, तो ये 00 कट गया, 5 2 जा, यानी पाई बाय 6 आया, नॉट पाई बाय 3। तो एक का वॉल्यूम आया पाई बाय 6, 1/4 का वॉल्यूम था 50 पाई बाय 3, पाई से पाई मर गया, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 50 इंटू 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, दैट इज 100 नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स कैन बी पुट इन अ conical vessel to remove the whole water from it if one source can remove 1/4 the volume of the cone। ठीक है, समझ में आया, वो कैलकुलेशन में गलती कर दिया था, उससे दिक्कत नहीं है। 500 अपॉन 1000 यानी पाई अपॉन 6 आएगा, पाई अपॉन 3 नहीं, हमने 125 इंटू 4 को 1000 लिख दिया, तो 125 इंटू 8 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 29 नंबर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, पॉज करने जा रहे हैं, इसको मिटा के डायरेक्ट उसको डालेंगे ताकि 2 घंटे के अंदर हो सके, अगर होना हो तो। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास दिया हुआ है क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यहां दिया हुआ है 4 5 7 10 12 8 और लास्ट में है 4, हटा लेते हैं इसको, हम लिख लेते हैं। यहाँ पर है लास्ट में 60 से 70 और यहाँ है 4, यही है ना, हाँ ठीक है। 4 5 7 12, 4 5 7 10 12 8 4, ये क्वेश्चन है। यहाँ है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है मीन भी बताओ, मोड भी बताओ और मीडियन भी बताओ। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, मोड बताएंगे, क्योंकि मोड सबसे इजी है। मोड बराबर बोलेंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। मोड के लिए हमें देखना होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, ये है, तो इसकी जो ये वाली वैल्यू है ये हो गई हमारे पास L, यानी ये हो गया L, ये हो गया हमारे पास F1, इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू हो गई F0, इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू हो गई F2, और इन दोनों के बीच का जो गैप हो गया वो H हो गया। 50 माइनस 40 इज 10,
तो यहाँ डाल देंगे मोड इज इक्वल टू एल की जगह 40 प्लस F1 की जगह 12 माइनस F0 की जगह 10 अपॉन 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 8 इंटू एच की जगह 10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से हमने बोला 40 प्लस बचा 2 अपॉन 24 माइनस 18 इंटू 10, ये हो गया 40 प्लस 2 अपॉन 14 में से 8 गया 6 इंटू 10, 2 3 जा 6 यानी 40 प्लस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 यानी 43.3 इज द मोड ऑफ दिस फॉलोइंग डाटा। अब हमें निकालना क्या है इसका मीन, ये सब हटा ले। समझ गया ना? जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होती है, उसके बाद वाली F2 होती है, उससे पहले वाली F0 होती है, उसका जो लोअर लिमिट होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की वो L होती है, और उन दोनों का जो गैप होता है क्लास साइज का वो H हो जाता है। तो मोड हमने निकाल लिया। अब हमें मीन निकालने के लिए सबसे पहले xi निकालना होगा। xi होता है 10 प्लस 10 अपॉन 2 यानी 2 0 प्लस 10 यानी 5, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 30 15, इन दोनों के बीच में गैप है 10 का, तो आगे हो जाएगा 25, आगे हो जाएगा 35, आगे हो जाएगा 45, आगे हो जाएगा 55 और उससे आगे हो जाएगा 65। क्योंकि बहुत बड़ा है तो fi xi नहीं निकालते हैं हम, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम di निकालते हैं। di होता है xi माइनस a हम इसमें से इसको मान लेते हैं a। तो हमने बोला 5 माइनस 35 इज माइनस 30, 15 माइनस 35 इज माइनस 20, 25 माइनस 35 इज माइनस 10, फिर 35 माइनस 35 इज 0, 45 माइनस 35 इज 10, 55 माइनस 35 इज 20, 65 माइनस 35 इज 30। ठीक है, अभी भी हमें बड़ा लग रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं ui निकाल लेंगे। ui बराबर di अपॉन h होता है। हम एकदम छोटा करके चलते हैं हमेशा बनाने में। ठीक है, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में डाउट होगा तो बोलना। तो फिर हमने बोला h है हमारे पास 10, तो 10 से डिवाइड करोगे -3, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, 1 3। अब हम निकाल लेंगे क्या, क्योंकि ui तक पहुंचे हैं तो fi ui निकाल लेंगे। fi क्या है 4 गुने 3 -12, 5 गुने 2 -10, 7 गुने 1 -7, 10 गुने 0 0, 12 गुने 1 12, 8 गुने 2 16 और 4 गुने 3 12। अब इन सब अब यहाँ से निकालेंगे समेशन fi ui। तो हम बोलेंगे ये 12 इस 12 को काटने में काट देगा, ये हो गया -17 और ये 16 घट के आ गया -1 प्लस 12 यानी fi di की वैल्यू 11 आ गया। नहीं सॉरी ये 12 कट गया। ठीक है, ये 12 था, बचा यहाँ पर 16 17 था, 1 हट के 11 आ गया, 1 हट 17 में से क्या -1 आ गया और 11 आ गया। ठीक है, समेशन fi ui की वैल्यू आ गई +11 और हमें समेशन fi की वैल्यू चाहिए हमेशा। तो समेशन fi को जोड़ोगे तो 5 4 9 7 16 10 26 26 26 और 20 36 आ गया। ठीक है ना, 5 4 9 9 7 16 16 10 26 26 26 और 20 36 और 4 40 आ गया। ठीक है, 40 आ गया। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इनटू h। अब इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो लिखोगे मीन इज इक्वल टू a की वजह का क्या माना हमने 35 प्लस समेशन fi ui क्या आया है 11 अपॉन समेशन fi क्या आया है 40 इनटू h क्या है 10। ये इसको 4 बार में काट देगा यानी मीन बराबर 35 प्लस 11 अपॉन 4 यानी 4 2 जा 8, 3 बचा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 यानी ये आ गया लगभग मीन बराबर 37.75 यानी मीन निकल गया, मोड निकल गया। अब हम मीडियन निकालने जा रहे हैं। इरेज करें, लिख लो इसको, हटा दें इन सब चीजों को, पक्का लिख लो फास्ट लिखो, हट जाते हैं, लिख लो एकदम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फास्ट लिखो। अब मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, मोड और मीन निकाल लिया, अब मीडियन निकालने जा रहे हैं। देखते हैं मीडियन में क्या करना है। तो मीडियन के लिए हमें xi निकालना पड़ता है, नहीं हमें निकालना पड़ता है f मिल गया हमें। अब यहां से निकालोगे आप, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो हम पहले यहाँ से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं
CF कैसे निकालते हैं, तो पहले वाले को एज इट इज लिखते हैं 4, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं 9, फिर इसमें 7 जोड़ते हैं 9 7 16, फिर इसमें 10 जोड़ते हैं 26, फिर इसमें 12 जोड़ते हैं तो 6 2 8 2 1 3 38, फिर इसमें 8 जोड़ते हैं तो 8 8 16 3 1 4 46, और फिर इसमें 4 जोड़ते हैं, नहीं कुछ तो गलती किया, 4 9 9 7 16 10 26 26 26 और 12 38 और ठीक है, और इसमें 4 जोड़ोगे तो 50 आएगा। यानी पिछली बार में हमने गलती से समेशन एफ आई की वैल्यू हमने 40 ले ली थी, आप उसको सही कर लोगे, और जब मीन निकालोगे तो यहाँ 35 प्लस समेशन एफ आई यू आई 11 अपॉन 50 इंटू एच की जगह 10, यहाँ 5 आएगा, 50 आना था, हमने 40 जोड़ दिया था, तो यहाँ से मीन बराबर आपको आया था 35 प्लस 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 यानी 37.2 आया था। ठीक है, वो 37.25 नहीं आया था, हमने गलती से 4 बना दिया था उसको। ठीक है, समझ गया आप बात को? ठीक है सर। अब CF निकाल लिया, अब यहाँ से n/2 निकालोगे तो n हमारा हमेशा ये होगा लास्ट वाला, तो 50/2 हो जाएगा, 50/2 हमारे पास क्या हो जाएगा 25 बन जाएगा। 25 से जस्ट बड़ा कौन सा है, ये है 26। ठीक, तो इससे जस्ट पहले वाला हो जाएगा हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बन जाएगा f, तो f बराबर 10, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बराबर 16, l चाहिए तो इसका लोअर लिमिट l हो गया हमारे पास 30, और हमें और कुछ चाहिए नहीं चाहिए, तो यहाँ से हमने निकाला मीडियन बराबर l की जगह 30 प्लस n/2 की जगह हमने डाला 25 माइनस CF की जगह 16 जो आता है उसे जस्ट, जो n/2 आता है उसे थोड़ा सा बड़ा लेना होता है, जस्ट बड़ा। CF की जगह 16 अपॉन f की जगह है 10, और इनटू h की जगह भी है 10, 10 ने 10 को मार दिया तो 30 प्लस 25 माइनस 16 यानी 15 में से 6 गया 9 बचा, यानी मीडियन बराबर 39। आंसर आ गया। बोलो बातें समझ में आई या नहीं आई अच्छे से? तो इस तरह से हमने आपका पूरा का पूरा सिलेबस, सॉरी पूरा का पूरा सैंपल पेपर कंप्लीट कर दिया। देख लो सही निकाला। CF निकालते हैं उससे जस्ट पहले वाला आ जाता है CF, उसके इसको लिखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड का 2 चैप्टर का 2 बार क्वेश्चन बताया है। अगर आपको कहीं पे डाउट रह जाएगा तो आप हमसे पूछ सकते हो, बाकी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की। जो n/2 जो सबसे लास्ट में आएगा वो n हो जाएगा, उसको n/2 करोगे तो वो उससे जस्ट बड़ा 26 है, उससे पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी, उसका लोअर लिमिट l, और इन दोनों के बीच का गैप h हो जाएगा। फॉर्मूला पुट कर दिया तो हमें 39 आंसर आ गया। मीन में हमने गलती से यहाँ पर 40 लिख दिया था तो आप 50 कर लोगे समेशन एफ आई की जगह। तो इस तरह से हमने आपको पूरा सिंपल पेपर समझा दिया। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय, थैंक यू सर।